नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खैरात सौदा में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और मेरे साथ है मानसी। और अब सीधे चलते हैं अजय के पास। सबसे पहले ये समझ लेते हैं आज ट्रेडर स्क्रीन क्या बता रही है। मॉर्निंग अजय, एफआईएस की सेलिंग तो फिर से देखने को मिली है और डीआईएस का भी जो बाइंग का आंकड़ा है वो काफी छोटा रहा। आप कैसे रीड कर रहे हैं ट्रेडर स्क्रीन को? गुड मॉर्निंग मानसी एंड प्रियंका। देखिए, ओवरनाइट सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि क्रूड में अपना फॉल जारी रखा और कल आपको ब्रेंट और नाइमेक्स दोनों ही $100 के नीचे मिला। उसकी वजह से आपको ओवरऑल कई ग्लोबल मार्केट्स में हरे निशान के साथ बंद हुए। काफ़ी अच्छी अपमूव देखने को मिली। डाउ में भी करीब 450 पॉइंट की तेज़ी थी और उसी के चलते ग्लोबल स्क्रीन इस समय बढ़िया लग रहा है। यस, आप सही हैं, 1300 करोड़ की सेलिंग है एफआईएस की, लेकिन 4000 करोड़ के एवरेज डेली सेलिंग जो मार्च में हमने देखा है उससे काफ़ी नीचे है। डीआईएस का बाइंग बरकरार रहा, हालांकि नंबर थोड़ा छोटा था। कल हमने लास्ट 4 ट्रेड में देखा, इनफैक्ट सेकेंड हाफ में देखा थोड़ी अनवाइंडिंग हुई और वो बहुत अंडरस्टैंडेबल थी। 5 साल की ज़बरदस्त 5 दिन की एक लगातार तेज़ी के बाद 1000-1200 पॉइंट के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आना बहुत ही लाजमी है और वो आपको कल देखने को मिला। कुछ लोगों ने ज़रूर अनवाइंड किए अपने लॉन्ग पोजीशंस, लेकिन एट द सेम टाइम लास्ट 15 मिनट में वो डिप जो है थोड़ी बाय भी हुई थी। याद है आपको, लास्ट 20 मिनट में एक रिकवरी थी आई थी। वो बीटीएसटी कॉल्स आज सुबह काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड होंगी क्योंकि हम 265 पॉइंट की एसजीएक्स निफ्टी में तेज़ी देख रहे हैं। तो सेंटिमेंट क्लियरली टर्न हो गया है। जो कल तक कॉशियस था वो आज पॉजिटिव हो गया है और ट्रेंड भी नियर टर्म में पॉजिटिव है। ऑफकोर्स ये ट्रंकेटेड वीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स अब आ गए हैं। अप्रैल में क्वार्टरली नंबर्स के डेट्स भी आना शुरू हो गए कल इन्फोसिस के, लेकिन कुल मिला के एफएनओ डेटा और ओवरऑल डेटा पॉइंट से दिखा रहा है कि मामला इतना संगीन नहीं है। आइए डिम्पी से समझते हैं वो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आज सुबह डेटा। गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग अजय। और आप जो अनवाइंडिंग देखिए ना, यही एक्चुअली में क्रक्स है क्योंकि इससे पहले तक सीधा फ्रेश लॉन्ग था, अब सीधा अनवाइंडिंग है। तो कल जो मार्केट में डैमेज हुआ है उसको आज ही डैमेज कंट्रोल अगर कर देता है बाजार और रुक जाता है तो ये फिर से चालू हो जाएगा। अगर आप फटाफट से स्क्रीन पर अपने आंकड़े देख रहे होंगे तो कल 1250 करोड़ रुपए की फिर से एफआईएस की सेलिंग हुई है। कल जैसे एफआईएस का आंकड़ा आया था, कल वैसे डीआईएस का आंकड़ा आया, सिर्फ 98 करोड़ रुपए की उनकी तरफ से बाइंग हुई है। इंपॉर्टेंट है, सबसे नीचे आप इंडेक्स फ्यूचर्स देख पा रहे हैं और ऑप्शंस देख पा रहे हैं, वहां पे फिर से कुछ हद तक सेलिंग हुई है। तो कल जो डैमेज हुआ है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल से हुआ था, जहां पे हम कह भी रहे थे कि 16700 16900 वाली जो पूरी रेंज है ये हर्डल वाली रेंज है और 900 से ही बाजार फिसला और 17000 मैंने कल जानबूझ के नहीं लिखा था कि नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मिल रही थी। डाटा को स्पीड से आगे बढ़ाते हैं। अब जरा निफ्टी बैंक निफ्टी के भी डाटा आपकी स्क्रीन पर आने लगेंगे। ये खैर स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन है, इसको ना भी दिखाएंगे भी चलेगा, आगे दिखाएं। अब जरा निफ्टी के फ्यूचर्स में 2.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, -2.2% का बिल्डअप कल घटा है। अनवाइंडिंग कल हुई है एक्चुअली में, इसलिए आपने कल अपनी ट्रेडिंग शीट में भी आपने देखा वहाँ पे अनवाइंड बकायदा लिखा हुआ है। ये अनवाइंडिंग आज में कंट्रोल्ड हो जाए, यानी कि कल के लेवल्स अगर आज हम कंप्लीट कर देते हैं तो फिर ये सोचेंगे कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 24 घंटे का एक ट्रांजिट फेज था जिसको हमने पूरा कर लिया। रेजिस्टेंस लेवल है, हम फिर से उसी रेजिस्टेंस नंबर 2 को आप चेक कीजिएगा, 16970, ये इसका 200 दिन का एवरेज भी है, रेजिस्टेंस नंबर 2 भी है। यहीं से हम बार बार फिसल रहे हैं, इसलिए ये न दोनों लेवल जो 16788 और 16970 अगर आज इसके ऊपर क्लोज कर गए तो डैमेज कंट्रोल्ड है, अदरवाइज ये नीचे दोनों सपोर्ट आपके काम आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, एसएमए लेवल आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जो मैंने 16975 आपको कहा है वो 985 आपको इस तरह पे दिखेगा। बैंक निफ्टी का डाटा दिखा दीजिए जल्दी से। वहां पे 95,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। बिल्डअप कम हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, ये 1 लाख प्लस हुआ करता था, 1 लाख से घट गया अब ये और -7% है। इसमें भी अनवाइंडिंग हुई है, इसमें कल जोर के अनवाइंडिंग हुई है और आज बैंक निफ्टी को ही ज़्यादा दम लगा के रखना पड़ेगा। 35,244 अगर आ गया तो डैमेज कंट्रोल्ड माना जाएगा। इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको पीसीआर वगैरह भी दिखा देता हूँ। जो पीसीआर आप चेक करते हैं उसमें निफ्टी का पीसीआर फिर से 1 के नीचे खिसक गया है, 0.90 है और अगर आप बैंक निफ्टी का पीसीआर देख पा रहे हैं तो 0.79 है। विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी हाई बना हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीसीआर क्या, क्योंकि इससे फ्रेश लॉन्ग कॉल्स कैसे बन रही हैं ये पता चलता है। हाँ। आइए वापस चलते हैं मानसी और प्रियंका के पास टॉप निफ्टी कॉल्स के लिए हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट के साथ। बिल्कुल, थैंक यू अजय, थैंक यू डिम्पी। जिस तरह से हम देख रहे हैं विदेशी बाजार से संकेत, शुरुआती संकेत काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। स्टेक्स निफ्टी में जो तेजी है अब भारतीय बाजार पर कितना पैन आउट होती हुई दिखती है, कितना इवेंचुअल इंपैक्ट आता है देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक नहीं, दो नहीं,
5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं और इसीलिए आपको हमारे साथ बने रहना है क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट्स की दमदार कॉल्स एक एक कर आपके सामने आने वाली हैं। उनकी निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी हम आपको सुझाने वाले हैं। मेरे साथ अब इक्विटी 99 के राहुल शर्मा जुड़ गए हैं, वासना इन्वेस्टमेंट के सीए रुद्रमूर्ति जुड़े हैं और साथ ही डेफिनेट सिक्योरिटीज के अभिजीत पाठक भी जुड़े हैं। कुछ ही समय में कुणाल बूथरा और नरेश मिरानी भी हमारे साथ होंगे। चलिए हमारे तीनों एक्सपर्ट्स जो जुड़े हैं उनसे बात करते हैं। वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश और सुबह सुबह अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत राहुल आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह से विदेशी बाजार के संकेत पॉजिटिव हम देख रहे हैं। ऑफ कोर्स कल भारतीय बाजार में 5 दिनों की तेजी जो रैली दिखी थी उस पर ब्रेक लगा। आज के लिए सबसे पहले एक्सपर्ट से यही कहेंगे कि निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, इंडेक्स पर अपना नजरिया बताएं। कॉल्स के लिए फिर हम आपके पास आएंगे। राहुल, इंडेक्स पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? Very good morning मानसी and very good morning to everyone on the panel. देखिए कल ऑल्दो जिस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया, फर्स्ट हाफ तक तो मार्केट साइडवेज लग रहा था, पर उसके बाद में काफ़ी बड़े ब्रेकडाउन्स आए। बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट्स को टेस्ट किया गया और काफ़ी सारी जगह प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली। ऑल्दो अब ग्लोबल संकेत के चलते अब जिस तरीके से SGX हमें इंडिकेट कर रहा है काफ़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग के लिए, मुझे लगता है ऑन दी अपर साइड जैसे अभी डिम्पी भी डिस्कस कर रहे थे 16,940, 17,000, 17,050 ये कुछ ऐसे लेवल्स रहेंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे निफ्टी के लिए, और जो सपोर्ट है वो करीबन 16,775, 16,720 और 16,660 ये सपोर्ट का काम करेंगे। इंडेक्स में पर्टिकुलरली निफ्टी में मैं अभी तो होल्ड की सलाह दूंगा क्योंकि अभी इतने बड़े गैप अप के बाद में हम बाइंग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन बनाने के उसमें नहीं है। सेकेंडली बैंक निफ्टी को अगर देखें तो 34,900 सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट बन के आ रहा है, 34,700, 34,450 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। एंड ऑन दी अपसाइड आई थिंक 35,500 विल बी द फर्स्ट हर्डल लेवल, उसके अबव 35,750 and definitely then 36,000 will be levels to watch out as a resistance for bank nifty. Mansi. ऑलराइट, ये लेवल्स वॉच आउट करके रखने होंगे राहुल की तरफ से। एक बार दूसरे एक्सपर्ट्स का भी व्यू समझ लेते हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रुद्रा, गुड मॉर्निंग। कल तो आप बेयरिश थे, आप कॉशियस थे और आप प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे थे, जो हमने कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड तक भी वो सेंटिमेंट देखा बाजार पर। अब किस तरह का व्यू निकल कर आ रहा है? ग्लोबल मार्केट्स रिबाउंड हो गई हैं, ऑयल सॉफ्ट फर्दर हो रहा है, कैसा व्यू अब आज के लिए होगा? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका एंड गुड मॉर्निंग टू योर व्यूअर्स एंड एवरीवन इन द पैनल। मेरे को ये गैप अप ओपन के बाद एंड दैट टू विद 200 एंड अबव पॉइंट्स ऑफ गैप अप ऑन SGX इधर बाइंग करने में मैं डेफिनेटली सलाह नहीं देता है। निफ्टी फ्यूचर्स को मेरा व्यू है 16,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस है 16,950 टू 17,000 है। सो आई वांट टू सी अ क्लोज अबव 17,000 ऑन निफ्टी एंड आई विल बी बाइंग देयर। आई एम नॉट बेरिश ऑन मार्केट but I want to buy only on dips, definitely not at current level. Even having no position is a position in trading. So I will be waiting. I will be very stock specific and I will not buy Nifty at current level. For me, it is an avoid. Bank Nifty, I'm bit bullish and I see Bank Nifty will outperform Nifty, and support for Bank Nifty is at around 34,700 and resistance is at 35,700. So for me, Nifty is an avoid and Bank Nifty is a buy. I will be a buyer in Nifty only on dips. राइट, आइए अभिजीत फाटक को भी जोड़ते हैं। अभिजीत, गुड मॉर्निंग। इस मॉर्निंग में आप किस तरह से रीड कर रहे हैं डेटा को? आपके एक्शन ट्रेड क्या है? पहले सबसे पहले आप निफ्टी में कहाँ एक्शन होगा ये शेयर करें। गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टली वही है, अगर ये SGX का जो गैप अप दिख रहा है वो सचमुच यहाँ पे भी हो गया, क्योंकि ऑफकोर्स मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि SGX में जो होता है वो यहाँ पे नहीं दिखता है, बट अगर यहाँ पे भी हुआ और 16,900 के ऊपर 16,950 तक निफ्टी फ्यूचर्स का रेजिस्टेंस है, वो उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो ही और 70-80 पॉइंट ऊपर जा सकता है, बट 16,950, 16,970 आर बिग रेजिस्टेंस लेवल्स, और वहां पे अगर रेजिस्टेंस एक्ट हुआ तो नीचे आने की संभावना है, मे बी 200 पॉइंट भी नीचे आ सकता है। बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देख रहा हूँ, वीकली ऑप्शंस अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन मंथली ऑप्शंस के बेसिस पे नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो इट इज स्टिल अ बाय ऑन डिप्स, बट राइट नाउ फॉर द इंट्राडे लेवल इट माइट बी सेल ऑन रेजिस्टेंस, सेल ऑन हाई, राइज अगर 950 970 के ऊपर नहीं गया तो
और नीचे 16,600, 16,500 ये बहुत बड़े सपोर्ट है एज पर ऑप्शंस ऑफ मंथली एक्सपायरी। बिल्कुल, तो कुल मिला के मैसेज ऑलराइट, मैसेज ये आ रहा है कि ये जो गैप अप आप देख रहे हैं ये सस्टेन होना चाहिए। उससे पहले आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ, कल भी आपने देखा 5 दिन की तेजी के बाद सेकेंड आवर में ट्रेड में भयंकर अनवाइंडिंग हुई। तो आज का जो 270 पॉइंट का गैप अप है, निकुंज को भी हम शामिल करेंगे अपनी बातचीत में। क्या ट्रेड्स वो देख रहे हैं? क्या निकुंज रेडी हैं? ओके, 2 मिनट में हम निकुंज के पास जाएंगे। ऑलराइट, निकुंज गुड मॉर्निंग, आपकी नज़र ओके शरद के पास चलते हैं। त्रिमूर्ति स्टॉक्स पहले ले लेते हैं, कौन से स्टॉक्स के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं जहां पे एक्शन हो सकता है खबर और दूसरे डेटा पॉइंट्स के हिसाब से, वो जानते हैं, फिर निकुंज के पास जाते हैं। गुड मॉर्निंग शरद। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है फोकस रहेगा आपके यूरेका फोर्ब्स पे, आज लिस्टिंग होने वाली है। और याद रखिए जो आपके घर में एक्वागार्ड जो लगता है वो वाली कंपनी है। अब देखा जाए रेशियो तो एक शेयर्स जो फोर्ब्स के शेयर होल्डर्स होल्ड करते हैं उनको 15 शेयर्स मिलने वाले हैं। और ये जो कंपनी जो लिस्ट होगी वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में अगले 10 दिन तक रहने वाली है। अगर आंकड़ों की बात करें, जो लिस्टिंग प्राइस है हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से 5,605 रुपीज़ प्रति शेयर जो है होने वाली है। तो ये ज़रूर आप जो है जो स्टॉक को फोकस में रखिएगा। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं डिश टीवी पे फोकस रहेगा। यहाँ पे जो उनके फाउंडर थे सुभाष चंद्र, वो कह रहे हैं कि वो डिश टीवी के जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उससे वो पूरी तरह वॉकआउट करना चाहते हैं। और वो उन्होंने एक और बयान दिया है कि जो उनके भाई जवाहर गोयल है वो भी सीएमडी पोजीशन से जो है स्टेप डाउन करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो येस बैंक जो सबसे बड़े शेयर होल्डर है उनसे सारे ड्यूज़ की सेटलमेंट हो जाए और वो जो है थर्ड पार्टी मीडिएशन जो होता है उसके लिए भी वो तैयार हैं। अब देखा जाए तो उनका स्टेक लगभग 5.76% अभी डिश टीवी में है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा स्टॉक के डेवलपमेंट में और एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है दिन के ट्रेड में। इसके अलावा शॉपर्स स्टॉप की मैनेजमेंट मीट हुई थी, तो इंपॉर्टेंट टेक अवे स्पेशली रेवेन्यू साइड में कहा गया है यहाँ की मार्च के जो रेवेन्यूज़ आएंगे वो कोविड लेवल से सरपास कर जाएंगे। अगर मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो रेवेन्यूज़ डबल हो सकते हैं अगले 3 से लेकर 4 साल तक। हर साल 10 से 12 स्टोर्स एनुअली जो है एडिशंस करने वाले हैं, मैनेजमेंट ने कहा है। और इसके अलावा एक इनिशिएटिव है कि जो एसएसजी ग्रोथ है वो लगभग हाई सिंगल या डबल डिजिट के जो है गाइडेंस पे चलने वाले हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट लेबल्स है जिसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं उनकी शेयर जो है लगभग 20 से लेकर 25% तक हो सकती है अगले 3 से 4 साल में। और करेंटली उनका जो शेयर है रेवेन्यू में लगभग 14% का है। बिल्कुल, तो ये रहेंगे 3 त्रिमूर्ति शेयर जिन पर आज नजर बिल्कुल रहेगी हमारी। अब एक बार ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे समझ लेते हैं कि वो आज किसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को और इस मूवमेंट को ग्लोबली। मॉर्निंग निकुंज, आज आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि क्रूड हम जिस तरह से देख रहे हैं लगातार अब सॉफ्ट हो रहा है। यहाँ पर इंडियन मार्केट्स आज एक रिबाउंड सेशन में इंडिकेट कर रही है। एसएक्सएफटी ग्लोबल मार्केट अप है, कैसे रीड करना चाहिए? कल हम 300 पॉइंट नीचे गिर जाते हैं, अगले दिन 300 पॉइंट एक गैप अप दिखाई देता है। बहुत ही जिटरी सिचुएशन है, हाउ टू सेल इट थ्रू? प्रियंका, देखिए पीक पेसिमिज्म हमारे इस समय पीछे हो चुका है। वी आर बिहाइंड द पीक पेसिमिज्म। क्रूड टॉप आउट हुआ और मार्केट्स बॉटम आउट हुआ, ये जो दोनों हुआ है एक साथ हुआ है। $130 के ऊपर जाकर के क्रूड टॉप आउट हुआ और 16,000 के आसपास जाकर के निफ्टी ने भी बेस बनाया। तो इस समय जो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द सेटिंग, आई थिंक दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली मार्केट्स वांटेड। जो मैं कह रहा था कि न्यूज़ का टर्न होने का वेट करिए या एक ट्रेंड के टर्न होने का वेट करिए। तो क्या ट्रेंड इस समय टर्न हो चुका है? जी हाँ, मुझे लगता है कि एक डिसाइसिव तो नहीं मगर एक अगर कोई अंदाज़ा कोई लगाया तो लगता है कि निफ्टी के अंदर इस समय एक ड्यूरेबल सा बॉटम आ रहा है। अब क्या करना चाहिए? क्या हमने जो तेज़ी देखी है उसके बाद इस समय भी शेयर खरीदने चाहिए या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय फेवरेबल नहीं है? मेरा मानना है कि इस समय शेयर बाज़ार में जो ट्रेड है वो कुछ दिनों के लिए लॉन्ग ट्रेड है। इसलिए लॉन्ग ट्रेड है क्योंकि जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में इस समय हो रहा है उसको अगर आप देखें और इंडिया को कंपेयर करें तो हम एक अच्छी पोजीशन में। चाइनीज़ मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकल रहा है, मगर इंडिया में जो पैसा इस समय एफआई का निकल रहा है मुझे लगता है कि वो जल्द ही टर्न मारेगा। बिकॉज जो मैक्रोज हैं इस समय आपको लग रहा है थोड़े फेवरेबल हो रहे हैं। तो ट्रेड तो देखिए ट्रेडर के लिए आज लॉन्ग है,
और क्या सेक्टर लेना, हम उस पर बात करेंगे। मगर जो हम बात कर रहे थे कि भाई गाड़ी का डायरेक्शन, जो आपकी ट्रेन का डायरेक्शन है, ट्रेन के डायरेक्शन को बदलने दीजिए। और क्या ट्रेन जो एक उल्टी दिशा में जा रही थी, क्या वह ट्रेन इस समय यू टर्न ले चुकी है? जी हाँ, ट्रेन इस समय यू टर्न ले चुकी है। निकुंज, अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो बैंक्स में हमने 2 दिन काफ़ी अच्छा रिबाउंड देखा, माइल्ड आउट परफॉर्मेंस भी देखा। जो आप बता रहे थे क्रूड के टॉपिंग के दिन की बात थी ये, जब क्रूड टॉप आउट हुआ था, जैसे वो टॉप आउट हुआ यील्ड सॉफ्टन हुई और बैंक चलने लगे, फिर वो थोड़ा थम गए। क्या अभी भी आपको लगता है जिस हिसाब से क्रूड की नीचे की तरफ चाल चल रही है, बैंक्स इज एन एरिया टू बेट ऑन, या कोई और सेक्टर जिस पे आपकी नजर हो? देखिए अजय, क्रूड और बैंक्स का वैसे तो कोई कोरिलेशन नहीं है एक्सेप्टिंग सेंटिमेंट, मगर बैंक्स में तेजी कब आती है अजय? जब क्रेडिट ग्रोथ आती है, जब एनपीए साइकिल खत्म हो जाती है और जब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आती है। हम एक हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में हैं अजय इस समय। अगर आप देखें WPI डबल डिजिट के अंदर है, CPI 5% के ऊपर है और ऐसा रहेगा अभी। तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है और अगर इकॉनमी के अंदर डिमांड वापस आ रही है तो ज़ाहिर है क्रेडिट ग्रोथ आएगी। और एनपीए साइकिल हमारे पीछे इस समय हो चुकी है। तो जो कंस्ट्रक्ट है बैंकिंग सेक्टर का इस समय काफ़ी पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ वेयर दे शुड गो। इन सभी बैंक्स के अंदर, बड़े बैंक्स में 15 से 20% करेक्शन भी आ चुका है, तो वह महंगे भी नहीं हैं। HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े बैंक तो कहीं 2 साल से उन्होंने रिटर्न ही नहीं दिया है, तो टाइम वाइज करेक्शन भी आ चुका है। तो क्रूड जब गिरा है तो बैंक्स क्यों लेने चाहिए? कोई 1-on-1 कोरिलेशन वैसे तो नहीं है मैक्रो को लेकर के, मगर सेंटिमेंट के हिसाब से क्रूड जब गिरता है तो फ्लोज वापस आते हैं और वो फ्लोज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस समय बैंक्स में जाएंगे। बड़े बैंकों पे नज़र रखिए, छोटे बैंकों पे नज़र मत रखिए। मार्केट शेयर गेन, साइज का एडवांटेज, डिजिटल का एडवांटेज सभी बड़े बैंकों को इस समय मिलेगा। एक समय ज़रूर आएगा आने वाले कुछ दिनों में कि छोटे बैंक्स भी कम बैक करेंगे, मगर मेरी एडवाइस और मेरा सुझाव यही रहेगा, इस समय आपको सिर्फ 4 बैंकों पे फोकस करना चाहिए। SBI, ICICI बैंक, खुद हद तक कोटक और HDFC बैंक। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग निकुंज, इट्स गुड टू सी दैट यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच और नज़रिया बाजार पर आपकी तरफ से आता हुआ और काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस आप लगातार बताते हैं जो सच भी होते हैं। FIs के लिए जो आपने यू टर्न की बात कही है, इस पर अब हमारा फोकस ज़रूर होगा, लेकिन US फेड की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है और आउटकम पर सबकी नज़र होगी। ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट हाइक की अगर बात करें, वहाँ पर कुछ हद तक आउटकम आते हुए देखने को मिलेंगे अमिड स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन। क्या लगता है बाजार की आज की चाल इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट करती हुई दिखेगी? कॉशियस या कंसर्न्स नजर आएंगे इसके चलते? ठीक, एक बात होता है मानसी, US फेड कभी भी बहुत अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज नहीं देता है। लास्ट बड़ा सरप्राइज इन्होंने दिया था जब टेपरिंग की बात हुई थी आज से कुछ साल पहले। तो आज क्या उम्मीद है? 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दर ऊपर जाएंगे। US फेड बोलेगा जी इन्फ्लेशन इज बैक एंड इन्फ्लेशन इज हियर टू स्टे। युद्ध की वजह से इस समय बोलना बहुत मुश्किल है कि इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी, और युद्ध की वजह से इकॉनमी में जो अपटिक आया था वह एक धीमापन आ सकता है और कोविड के नंबर दोबारा आ रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हमें ब्याज दर बढ़ानी पड़ेगी, मगर हम ज़्यादा ब्याज दर अगर बढ़ाएंगे तो उससे इकॉनमी को क्षति पड़ेगी। अगर US फेड यह आकर के बोलता है तो मानसी, अजय, प्रियंका, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये एक नो इवेंट रहेगा। मगर US फेड 25 की बजाय 50 कर दे, जो मुझे चांसेस नहीं लगते हैं, जितनी मेरी विशेषज्ञों से बात हो रही है सब भी वही बोल रहे हैं। और अगर बोले जी भाई हम 4 की बजाय 5 या 6 रेट हाइक कंसिडर कर सकते हैं, तो फिर मामला खटाई में पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही। वैसे ये नान खटाई का टाइम है, होली आ रही है निकुंज, खटाई में नहीं जाएगा मार्केट। संजीव भी कह रहे थे कि आपको होली के रंग बाजार में कस के दिखने को मिलेंगे, पिंक ऑफ हेल्थ में हो जाएगा बाजार होली तक, देखते हैं। नहीं, बसीन साहब ने इस बार मार्केट अच्छा पकड़ा है, मतलब पीक ऑफ पेसिमिज्म में आकर के उन्होंने बोला था कि नया हाई बनाएगा। मुझे ये नहीं पता कि अप्रैल में नया हाई बनाएगा नहीं बनाएगा अजय, मगर हर शेकआउट के अंदर एक अजय एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये जो अपॉर्चुनिटी इस समय आ रही है मुझे लग रहा है इंडिया के लिए बहुत अच्छी आ रही है। देखिए, आप साइकोलॉजी के लिए आप ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, आप पैसा एलोकेट कर रहे हैं। आपने चाइना में पैसा डाला, 20 साल में भाई साहब पैसा नहीं बना है। इट इज़ नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आपने इंडिया में पैसा डाला, आपका कुछ सालों में पैसा बना है। तो ग्रोथ पैरामीटर्स डिफरेंट है, और ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी पूरी खत्म होने वाली है जो मार्केट में लिक्विडिटी वापस आएगी। इनफैक्ट निकुंज, जिसके बारे में बातचीत हो रही है स्ट्रीट पे, आप फंड मैनेजर्स
में ये चर्चा शुरू हो गई क्या एक केस बन रहा है ग्लोबल रीबैलेंसिंग का फ्लोज पे? उस पर भी हम एनालिसिस लेके आएंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि ये जो चाइना से पैसा निकल रहा है, रशिया का मामला गड़बड़ा गया है, तो इसके रीबैलेंसिंग में क्या इंडिया एक बेनिफिशियरी हो सकता है फ्लोज के मामले में? लेकिन वो किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं। निकुंज, बहुत बहुत धन्यवाद अपने एनालिसिस के लिए। आइए स्टॉक पिक्स अब लेना शुरू करते हैं, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडिंग डे नजर आ रहा है एटलीस्ट स्टार्ट में, बट आपको बेट कहां पे करना चाहिए? चलिए मैं रुद्रा से स्टार्ट करता हूं। रुद्रा, आपके क्या स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज? Ajay, very good morning. For me, Tata Motors looks very, very strong. Yesterday, even we were talking on Tata Motors in the show. 360 to 380 is a long-term positional support on Tata Motor. इधर से breakout होके Tata Motors made a move towards that 520, 530 zone. Again, अभी opportunity मिल रही है Tata Motors लेने के लिए. पोर्टफोलियो को भी अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टर्स के लिए. Even for trading, I'll be looking at buying Tata Motor. Initial targets of 455 with a stop loss of 400, and even eventually it can go back to 500 to 530 zone. Ashok Leyland also looks very, very strong. अभी support zones पर ही है, and I'm seeing patterns of accumulation in Ashok Leyland. Good for again investors, and even for a trading call, I'll be buying Ashok Leyland. Initial targets of 120 and eventually 135 to 140 with a stop loss of 103. And I have one sell call on Punjab National Bank. Even fundamentally news is getting bad. Also the support previously which was there at 37, 38 is now acting as resistance. So I'll be shorting Punjab National Bank for a target of 33 rupee 50 paisa with a stop loss of 37. दो बाय कॉल्स क्लियरली ऑटो पैक पे आती हुई और एक न्यूज बेस्ड ट्रिगर पीएनबी पे सेल कॉल इनिशिएट करते हुए रुद्रा। अब एक बार देख लेते हैं अभिजीत पाठक किन कॉल्स के साथ जा रहे हैं। अभिजीत, मॉर्निंग आपकी क्या रहेंगी आज की ट्रेडिंग कॉल्स? मॉर्निंग अगर ये गैप अप सचमुच हुआ यहाँ पे 9:15 के बाद, तो आई एम लुकिंग एट टू शॉर्ट्स, इन्फी एंड टीसीएस। कल उन्होंने बहुत वीकनेस दिखाया और अगर रिसेंट टॉप्स जो थे इन्फी और टीसीएस में अगर वो क्रॉस नहीं हुए तो दे कैन कम डाउन अगेन। तो शॉर्ट इन्फी नियर 1870, 18 to 1880, स्टॉप लॉस 1900 एंड टारगेट 1850 मे बी इंट्राडे ऑफ कोर्स, एंड नीचे मे बी 1800 भी ब्रेक हो सकता है इन द कमिंग डेज और मे बी नेक्स्ट वीक। सेकंड कॉल इज टीसीएस भी जो रिसेंट राइज था वो मे बी करेक्टिव था और 3650, 3670 के ऊपर अगर नहीं जाता है तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3670 दिस कैन बी शॉर्टेड फॉर टारगेट 3620 एंड 3600 इंट्राडे। कल एक स्टॉक ने जो अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया, गोदरेज सीपी, तो अगर ये 720, 725 के आसपास मिल सकता है तो दैट इज अ गुड बाय विद अ स्टॉप लॉस बिलो 710 एंड 740, 743 इज अ रेजिस्टेंस, वो पहला टारगेट रहेगा। अगर 745 के ऊपर क्लोज हुआ तो ये बहुत बुलिश हो सकता है गोदरेज सीपी के लिए। हाय अभिजीत, गुड मॉर्निंग। क्विकली आपकी कॉल ऑफ द डे इनमें से कौन सी होगी वो भी बता दीजिए। गैप अप हुआ तो शॉर्ट इन्फी। ऑलराइट, तो इन्फोसिस पर कन्विक्शन के साथ शॉर्ट करने की राय अभिजीत की तरफ से 1850 के टारगेट्स को ध्यान में रखे जा सकते हैं, 1900 का स्टॉप लॉस। राहुल, आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और उनमें से आपकी कॉल ऑफ द डे। जी बिल्कुल मानसी, देखिए सबसे पहले जो स्टॉक मैं लेके आ रहा हूँ उसका नाम है HSCL, जिसको हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के नाम से जानते हैं। देखिए कंपनी प्राइमरीली देखेंगे तो कार्बन मटेरियल और केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका बहुत शानदार है, इसलिए मैं जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 59 के नीचे रखने की सलाह दे रहा हूँ और टारगेट जो है 67 रुपीज़ से लेके 66 रुपीज़ के रहेंगे। देखिए कल के वॉलेटाइल सेशन, इतने बड़े वॉलेटाइल सेशन होने के बावजूद इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया और एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर सस्टेन किया। अब जो डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो इसने एक अच्छी कंसोलिडेशन के रेंज को ब्रेक किया है और साथ में एक बड़ी वाइट कैंडल फॉर्म हुई कल डेली चार्ट्स पे। एंड इनफैक्ट अगर आप इंट्राडे भी देखेंगे तो वहाँ पे भी इसने जिस तरीके से ब्रेकआउट दिए हैं, मुझे लगता है कि 62 रुपीज़ के लेवल जो कि इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल है, वहाँ से जैसे ही ये क्रॉस करता है ये यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर। तो ये मेरा सिलेक्शन रहेगा। सेकंड देखिए सेंचुरी प्लाईबोर्ड मेरा सेकंड सिलेक्शन है, जिसकी क्लोजिंग हमें करीबन 657 के आसपास मिली थी। जानी मानी कंपनी है अपने देश की, करीबन 30 साल से अपने क्षेत्र में काम करती आ रही है और बहुत ही बढ़िया मार्केट शेयर है इनका ऑर्गेनाइज स्पेस में।
और देखिए बहुत ही बढ़िया डेट फ्री कंपनी और कंटिन्यूसली ये कंपनी अपने डेट को रिडक्शन के लिए काम करती आ रही है और पिछले 5 क्वार्टर में भी देखें तो लगातार ये अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देती आ रही है। टेक्निकली भी मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आती है। ऑल्दो ये एक नैरो कंसोलिडेशन रेंज में अभी तक ट्रेड कर रहा था जो कि 580 से लेके 660 के लेवल्स के बीच में था। अब यहाँ पे ये एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है और जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स स्पाइक होते हुए हमें दिखे और मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट प्रेशर में था उसके बावजूद जिस तरीके से स्टॉक ने परफॉर्म करके दिखाया, मुझे लगता है मोमेंटम आगे और कंटिन्यूड रहेगा। थर्ड सिलेक्शन रहेगा ब्रोकिंग इंडस्ट्री से, जहां पे मैं एंजल वन को रेकमेंड करना चाहूँगा। देखिए 1350 के आसपास इसकी हमें लास्ट क्लोजिंग मिली है और देखिए जिस तरीके से ये ओवरऑल बिजनेस या ओवरऑल सेक्टर जिस तरीके से आप काम कर रहा है, नए नए निवेशक जुड़ते जा रहे हैं मार्केट के साथ में, बहुत ह्यूज पोटेंशियल है इसके पास में अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए। और जिस तरीके से अब मार्केट में नए ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। टेक्निकल स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो हमने देखा कि स्टॉक ने अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके अपनी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है और मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे 1360 रुपए के आसपास एक इमीडिएट आपको हर्डल मिलेगा। उसके ऊपर जाते ही आपको मोमेंटम काफ़ी अच्छे तरीके से कंटिन्यू दिखेगा जो कि 1385 से लेकर 1390 के लेवल्स तक आपको ले जा देगा, जो कि हमारे टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा 1330 रुपए का। अब इन तीनों स्टॉक्स में से अगर मेरा कोई पहला सिलेक्शन रहेगा तो वो रहेगा HSCL, जिसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ऑलराइट, सो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल कॉल ऑफ द डे रहेगी मेजरली। सो ये स्पेशलिटी केमिकल्स हम देख भी रहे हैं कि बजिंग भी हैं और पिछले 2 साल में काफ़ी बजिंग रहे जब जब कोरोना की न्यूज़ आई और जिस तरह से फिर से केसेस स्पाइक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूरोप में भी अब नए स्पाइक्स निकल कर आ रहे हैं चाइना के लॉकडाउन के बाद, तो ये सारे एक मोमेंटम प्ले ज़रूर आपके लिए स्पेशलिटी केमिकल पर। इसके अलावा एंजल वन और सेंचुरी प्लाई, ये 3 स्टॉक्स रहेंगे राहुल की तरफ से। एक बार दूसरे कुछ और स्टॉक्स कहाँ हैं एक्शन में, उस पर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी लेकर आएंगे, लेकिन वेरी क्विकली इस पर रुद्रा से एक बार समझ लेते हैं। रुद्रा, यूरेका फोर्ब्स आज लिस्टिंग होनी है क्योंकि दिस इज समथिंग विच विल बी अ इवेंट टू वॉच आउट फॉर और ये स्टॉक भी वॉच आउट फॉर होगा क्योंकि इसमें जाहिर तौर पर मिस्टर पोटा ज्वाइन कर रहे हैं और उनका तो एक ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनी चांस टू सी हियर, बट what would be your view on this stock? I don't track it closely, Priyanka, so I will definitely avoid giving my view on the same. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। चलिए कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुणाल के साथ एक बार निफ्टी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। कुणाल, मॉर्निंग, कल आप लास्ट आवर में भी क्लियरली कह रहे थे कि मार्केट लुक्स कंफ्यूजिंग, 16700 के पास तो क्लोज नहीं हो पाया था ऊपर उसके सपोर्ट के, अहम सपोर्ट के, लेकिन आज जिस तरह का एक रीबाउंड दिख रहा है, यू बिलीव योर कन्विक्शन लाइज स्ट्रॉन्ग और यहाँ से बुलिश ही रहना चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। सो रॉकी बाल्बोआ का एक अच्छा कोट है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट बट इट्स हाउ मच यू कैन टेक अ हिट एंड देन मेक अ कमबैक, दैट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द मार्केट। सो हम लास्ट 4-5 डेज में देख रहे हैं कि हमने बार बार इंट्राडे मार्केट में करेक्शन देखा है, इंट्राडे डिप देखा है, शार्प करेक्शन, अचानक से मार्केट 100-200 पॉइंट गिर जाता है, बट हमने देखा है कि उस सिचुएशन में भी मार्केट काफी अच्छे से रिकवर कर जाता है। लार्ज कैप स्टॉक्स में एक फॉर्मिडेबल कमबैक आया है। सो एक्सपेक्टेशंस यही रहती है हमेशा कि अगर निफ्टी अपने ब्रॉडर सपोर्ट्स को होल्ड करे तो पॉसिबल होता है कि जो रिकवरी की प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि अगर हो चुकी है और ऐसे करेक्शंस को अब्सॉर्ब करने की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये मोर सेंटिमेंटल फैक्टर हुआ। अगर हम डेटा में जाते हैं तो हमने कल भी देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ 6 to 7% की ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि शायद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट अनवाइंडिंग की ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन की ओपनिंग काफी स्ट्रांग है। अगर हम ओपनिंग के बाद और 50-100 पॉइंट और गेन कर ले तो हम एक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर लेंगे। वो एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा और वो शायद डिटरमाइन करेगा अगर हम वो लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करें तो शायद आने वाले कुछ एक दिनों में और अच्छी तेजी आ सकती है इंडाइसेस में। सो मेरे उस अनुमान से मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर मैं कॉल्स की बात करूं तो 2 स्टॉक्स जो मेरे अनुमान से कल के मार्केट में भी काफी रेजिलिएंट थे और अगर आज मार्केट अगर अच्छा ओपन करता है तो वो स्टॉक्स और अच्छा पिकअप कर सकते हैं। टाटा मोटर्स पहला स्टॉक रहेगा। स्टॉक 415 के आसपास क्लोज किया था कल उसने।
रिकवरी की पैटर्न्स काफी स्ट्रांग है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। एक्सपेक्ट करूंगा कि टारगेट 440 ऑन द अपसाइड रीच करे स्टॉक आने वाले कुछ एक दिनों में। स्टॉप लॉस इसका रख सकते हैं 400। और सेकंड स्टॉक अगेन स्ट्रॉन्गर सेट ऑफ स्टॉक इन टर्म्स ऑफ प्राइस पैटर्न, वो है यूपीएल। कल भी अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक बुलिश फ्लैग पेनेंट कॉम्बिनेशन पैटर्न बनाया है, 745 का ब्रेकआउट है। सो ब्रेकआउट से जस्ट 2 या 3 पॉइंट नीचे स्टॉक ने क्लोज किया है। तो मेरे अनुमान से अगर ये 745 को क्रॉस कर दे आज और सस्टेन करे तो अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट बन सकता है यूपीएल के लिए। 800 का टारगेट, स्टॉप लॉस 720। अगर देखें तो एक बार डिसीव कर चुका है। अगर आप इसको थोड़ा 6 to 8 मंथ चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब, तो एक बार पहले भी ये जर्नी नहीं, ये तो आपका कितने मंथ का चार्ट है ये एक बार वापस से नहीं, ये तो निफ्टी है। यूपीएल के 6 महीने चार्ट को लेके आइए और फिर हम कुणाल से बात करते हैं। इसमें काफ़ी फंडामेंटल डेवलपमेंट्स तो डेफिनेटली आ रहे हैं और इंटरेस्ट भी बहुत है। बट एक बार देखिए, वो ये 800 के लेवल से जाके एक बार वापस ऑल द वे 680 650 आ चुका है। अब वहाँ से एक बिल्ड कर रहा है मोमेंटम। कुणाल, इस पे जरा एक बार और आपसे समझना चाहेंगे। यूपीएल में एक बार ब्रेकडाउन देखा हुआ है हमने, और एटलीस्ट जो फीडबैक हम गैदर कर रहे हैं स्ट्रीट से कि इंटरेस्ट बहुत है इसके अंदर, फंड्स का इसमें इंटरेस्ट है, एचएनआई ट्रेडर्स का बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट है। इस बार लग रहा है कि ये ओवर द मीडियम टर्म 1000-1100 अटेम्प्ट करे, अगर ये प्रीवियस हाई अपना वापस से टेकआउट करे 800 वाला। हाँ, तो मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ जाए कि ये स्टॉक एक वापस ट्रेंडिंग मोड में आ जाए। अगर ये स्टॉक की एक खास क्वालिटी है कि इसमें ट्रेंड काफी बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आता है, बट जब वो ट्रेंड आता है तो हमने देखा है कि स्टॉक 30-40-50% भी रैली कर जाता है मीडियम टर्म की अवधि से। लास्ट 4 से 5 महीने में स्टॉक में ट्रेंड नहीं था, तो अगर हम देख रहे तो माइनर रैलीज आ रही थी, 5% 10% की एक रैली आती है, फिजल आउट हो जाती है, स्टॉक वापस से करेक्शन पे आ जाता है। तो लार्जली हम कहते हैं इसे रेंज बाउंड एक्शन है स्टॉक में। 625-640 का सपोर्ट था। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे शॉर्ट टर्म चार्ट्स में लगती है कि जब 24 फरवरी से जब मार्केट ने करेक्ट करना चालू किया था, वहां पे यूपीएल ने एक्चुअली अपना बेस बना दिया था। और अगर आप 24 फेब से कंपैरेटिवली भी देखोगे निफ्टी की चार्ट्स और यूपीएल के चार्ट्स, तो यूपीएल में बाइंग ऑलरेडी पहले से चालू हो चुकी थी, जबकि निफ्टी में करेक्शन स्टार्ट हो चुका था। सो उस लिहाज से भी एक डिग्री ऑफ आउट परफॉर्मेंस है। और ऐसे लीडर स्टॉक जो जल्दी आउट परफॉर्म करते हैं बैड या वर्स्ट ऑफ द टाइम्स में, वो हम कहते हैं कि वो बेटन आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीएल में सेटअप काफी बढ़िया है। अब स्टॉक अगर परफॉर्म करे तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये 700-800 का जो लेवल है उसको इजीली क्रॉस कर सकता है। और अगर वो हो जाता है तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक ट्रेंडिंग नेचर वापस आ सकता है स्टॉक में, तो पॉसिबल है कि वो स्टॉक 1000-1100 का लेवल भी क्रॉस करे अगर वो 800 के जो मेजर रेजिस्टेंस उसको पार कर दे तो। बिल्कुल, और इस पर ध्यान रखिए, हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी कुछ महीने पहले कि ये अपना प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इसमें एक ग्लोबल एग्री प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जिसमें इन्होंने बहुत कई कंट्रीज़ का डेटा, किस तरह के सोल्यूशंस हैं, बायो सोल्यूशन और फार्मर्स का, लाखों फार्मर्स का डेटा, वो सब मर्ज करके एक सोल्यूशन देते हैं। उसमें ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स से ग्लोबली बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की, तो इसमें काफ़ी ट्रिगर्स लाइंड अप हैं। थैंक्स कुणाल, ये सब अपने शेयर करने के लिए व्यूज़ और अपने कॉल्स। अब क्विकली चलते हैं शरद के पास, कुछ और डिटेल में बात करते हैं। आज कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों में है, एक्सचेंजेस पे जिनके अनाउंसमेंट्स आए, बताइए कैसी लग रही है आज आपकी लिस्ट शरद? जी बिल्कुल, जोमेटो सबसे पहले फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे जो है एक इन्वेस्टमेंट आई है, लगभग $150 मिलियन का जो लोन ब्लिंकिट को देना होगा, जो ग्रोफर्स को उसको पहले बार कहते थे। उसके अलावा जो है लगभग 17% स्टेक जो है मुकुंदा फूड्स में भी जो है इन्वेस्ट करेंगे $5 मिलियन को लेके। अब बाज़ार में खबर भी आ रही कि मर्जर हो सकती है इन दोनों कंपनीज़ के बीच, जोमेटो और ब्लिंकिट के बीच, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। अब उसके अलावा श्याम मेटलिक्स एनर्जी स्पेस में भी जो कंपनी है, यहाँ पे एक अप्रूवल आई है 270 करोड़ की जो कैपेक्स की कैपेसिटीज़ को इस साल बढ़ाने के लिए, और अगले साल का जो कैपेक्स के जो प्लान्स है वहाँ पे लगभग 990 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है लेआउट किया गया है। और जो कैपेसिटी है वो बढ़ने वाली है, लगभग 3 मेगाटन से जो है कैपेसिटी बढ़ने वाली है। कोचिन शिपयार्ड भी रहेगा फोकस में, ड्रेजिंग कॉर्प के साथ जो है एक 803 करोड़ का ऑर्डर जो है उस पर वो फुलफिल करने वाले हैं और एक ड्रेजिंग कॉर्प रहेगा।
पीएनबी भी आप फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे एक जो है एनपीए अकाउंट आया है आपके आईएलएफएस के एंटिटी को रिलेटेड, और जो अमाउंट है 2060 करोड़ का है, और जो प्रोविजनिंग हुई है वो लगभग 824 करोड़ रुपीस के हुई है। हात्सुन एग्रो प्रोडक्ट में भी एक बल्क डील आया है जहाँ पे मालाबार इंडिया फंड ने लगभग 2 लाख शेयर्स जो है बेचे हैं, और जो खरीदार है वो प्रमोटर हैं, आपके प्रमोटर हैं कंपनी के, उन्होंने स्टेक खरीदे हैं। इन्फोसिस ने भी अब जो है चौथे तिमाही के नतीजे जो हैं डिक्लेयर करेंगे अप्रैल 13 को, और इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड का भी जो है सोच विचार होगी इस दिन को, तो ये ज़रूर आप फोकस में रखिए स्टॉक को। और आखिर में बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के। यहाँ पे उन बोर्ड की अप्रूवल आ गई कि समीर गहलोत को जो है आपको कह सकते हैं प्रमोटर से नॉर्मल पब्लिक शेयर होल्डर तक क्लासिफाई कर सकते हैं। एक दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था बोर्ड से। ऑलराइट, तो क्लियरली ये सारी की सारी खबरें हैं जिस पर आज के लिए हमें नज़र रखनी है। शुक्रिया शरद ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली कल 3:30 बजे के बाद, यानी कि बाजार बंद होने के बाद, जितने सारे ट्रिगर्स, जो सारी खबरें आपके लिए जानना ज़रूरी है वो अब आपके सामने हैं। इस बीच रुद्रमूर्ति जी, नतीजों का सीज़न फिर से शुरू होने जा रहा है Q4 FY22। ऑफकोर्स हम देख रहे हैं डेट्स भी आने शुरू हो चुके हैं। इन्फोसिस एक बार टेक स्टॉक्स में जिस तरह से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट निफ्टी आईटी स्पेस की अगर बात करें, कल परफॉर्मेंस नहीं दिखी थी। नतीजों के बल पर यहाँ पर एक न्यूज़ आई है 13 अप्रैल को, कंपनी के नंबर्स हैं, उससे ठीक पहले एक बार आईटी चेक अगर आप कर पाएं और इन्फोसिस पर अपनी टेक्निकल राय क्या है हमें बता पाएं। या मानसी, मेरे को टेक्निकली इन्फोसिस हैज गिवन अ ब्रेकआउट अबव 1795, so closing also above 1800 we have seen, and yesterday there is some amount of correction in Infosys, so positionally trading के लिए I'll be a buyer in Infosys. I'll keep a stop loss of 1790 and I'll be looking at buying Infi closer to 1800 to 810 zone, and for me IT definitely looks good. And my top pick on IT will be HCL Technology. So HCL Technology is a stock which can be in the radar of even portfolio investors. And you have been seeing HCL Technology consolidating. Chart patterns are very strong. And for me, my top pick will be on HCL Technology. Looking at initial targets on HCL Technology at around 1270 for a positional long trade, and I'll be a buyer at current levels also on HCL Technology and on dips to 1150. Even Tech Mahindra looks very, very strong. So Tech Mahindra ko chart structure, if I see again, there is a lot of accumulation happening and consolidation in Tech Mahindra's chart. Positionally looks very strong, supported 1400 zone, and currently all these stocks are showing clear signs of accumulation and consolidation. A breakout on the upside is a high probability, and I look at targets of around 1700 to come on Tech Mahindra positionally. So number one pick on IT will be HCL Technology. Infosys is also a buy, and Tech Mahindra also looks very, very strong. आपके पास आते हैं ये जो खबर शरद डिस्कस कर रहे थे हैट्सन एग्रो, क्योंकि हैट्सन एग्रो बहुत ही शानदार साउथ की कंपनी है। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनके प्रमोटर को बाय आउट करने की कोशिश की, हमेशा मना किया, और इधर प्राइस हाइक्स भी आए हैं। आप इसके चार्ट्स पे देख के बता सकते हैं। देखिए ये 2 लाख शेयर मालाबार ने सेल किया, प्रमोटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है एक बार नज़र डालना। आप चार्ट चेक करके बताएंगे राहुल हैट्सन एग्रो के? जी डेफिनेटली अजय जी, देखिए हम अगर इसको थोड़ा सा अगर पीछे करके देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल की तरह काम कर रहा था, मैं करीबन बात कर रहा हूँ फरवरी महीने की, वहाँ से जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया अभी रिसेंट में, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी ऑन डेली चार्ट्स, वहाँ पे इसने अपने 200 EMA को क्रॉस करके ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन किया। अब ये जो लेवल्स हैं अजय जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर किसी को हैट्सन एग्रो के अंदर अगर ट्रेड बनाना हो तो मुझे लगता है कि अभी जो इसकी लास्ट क्लोजिंग मिली है करीबन 1165 रुपये के पास में, वहाँ पे अगर हम देखें तो 1150 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में हैट्सन एग्रो में बिल्कुल ट्रेड बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि ऑन दी अपसाइड आपको 1200 रुपये के लेवल्स जल्द आते हुए दिखेंगे हैट्सन एग्रो के अंदर।
1150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एक बार ट्रेड लेने के बारे में सोचा जा सकता है। नियर टर्म में 1200 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। न्यूज बेस इंपैक्ट है और टेक्निकली भी नजरिया बाय का मिलता हुआ दिख रहा है। इस बीच ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज कौन से शेयर्स हैं ये जान लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा बताएं, गुड मॉर्निंग। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत इंडसइंड बैंक के साथ करते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की राय बरकरार रख रहा है। लक्ष्य 1350 रुपए प्रति शेयर का दिया है। मार्जिन स्थिर है, एसेट क्वालिटी बेहतर है और एमएफआई डिसबर्समेंट सामान्य ग्रोथ से ग्रोथ में तेजी की आशंका यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक पर आप नजर रखिए क्योंकि काफी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स यहां पर आ रही। कुछ दिन पहले हमने देखा था जेपी मॉर्गन ने भी 1350 के ही लक्ष्य दिए थे इंडसइंड बैंक पर, तो यहाँ पर आप फोकस रहेगा। विप्रो पर नोमुरा की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार है। लक्ष्य 850 रुपए प्रति शेयर का है। मांग में मजबूती बरकरार है और सीईओ की स्ट्रैटेजी एक ग्रोथ ट्रैक पर नजर आ रही है। तो आज विप्रो भी फोकस में रहेगा ब्रोकरेज हाउस के रडार के चलते। जोमैटो पर सिटी की रिपोर्ट आई है। जो खबरें निकल कर आ रही है उसको चलते खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं। लक्ष्य 118 रुपए प्रति शेयर का दे रहे हैं और इनका मानना है कि ब्लिंकिट के साथ जो इन्होंने डील करा है $150 मिलियन निवेश करने की बात की। इसके बाद कंपनियों के बीच मर्जर भी होने की संभावना बताई जा रही है। और आखिर में बात करते हैं ऑटो की। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। इस पर एमएनएम और एस्कॉर्ट्स इनकी टॉप पिक है। स्लो डाउन का बड़ा कारण इनका मानना है कि रूरल महंगाई इस वक्त देखने को मिल रही है, ये मानना है सीएलएसए की रिपोर्ट का। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो इस स्पेस में एमएनएम और एस्कॉर्ट्स इनको पसंद आ रहा है, तो यहाँ पर आज फोकस रहेगा। ऑलराइट, तो ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगे जिसमें कई सारे रिपोर्ट्स ऑटो स्टॉक्स पर भी हैं। शुक्रिया पूजा बहुत बहुत इस डिटेल्स को कंपाइल करने के लिए। चलिए एक बार अब नरेश मिरानी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो कैसे आए कर रहे हैं आज मार्केट्स को। नरेश मॉर्निंग, आप कल तो कॉशियस थे, आज किसी तरह की आपको लग रही है कि हाँ रिलीफ है क्योंकि ग्लोबली जिस तरह से रिबाउंड है एसजीएक्स आपको इंडिकेट कर रहा है, या आप अभी भी जब तक फेड क्लियरली अपना स्टांस सामने नहीं ले आता तब तक कोई कॉशियसनेस ही रखेंगे? व्हाट वुड यू डू ऑन निफ्टी टुडे? कि कल जैसे सिलेक्टिव बाइंग की बात थी, आज भी वही रहेगा और डिप पे बाइंग करना है नाई के ओपनिंग अप टिक्स पर। और कल के इवेंट के बाद एक 3 दिन का गैप भी है, तो इसलिए मैं ओवरली एक्सेसिव पोजीशंस लेकर नहीं जाना चाहूंगा एज अ ट्रेडर, क्योंकि जब इवेंट होता है तो बेस्ट थिंग है कि आप उसके अगले दिन ट्रेड करें। इसी दौरान व्यू वही है कि जब तक 16,400-450 के हम ऊपर है और 16,800 अगर टिक जाता है पोस्ट इवेंट तो 17,300 अपसाइड निफ्टी में लगता है। और सेम व्यू रहेगा बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली कि अगर वो यहाँ पे भी 35,000 के ऊपर रह जाता है पोस्ट इवेंट तो 36,000-36,500 का अपसाइड है। ऑलराइट, एंड नरेश आप सेलेक्टिव बाइंग अगर कर रहे हैं तो कहाँ होंगी आज आपकी नजर? पिक्स क्या होंगी आपकी? पहला स्टॉक है यूपीएल, जहां पे स्टॉक ने एक बॉटम बनाया 630 पर और वहां से अच्छा रिकवरी स्लोली एंड स्टेडली 740 तक आया और अगले 5 दिनों से लास्ट 5 दिनों से इसने एक फ्लैग पैटर्न या पेनिंग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है कल। और मोमेंटम रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू निफ्टी। स्टॉप लॉस 730 होगा और टारगेट 780। दूसरा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो पहले 2250 से 2300 का सपोर्ट होता था, उसको ब्रेक कर फिर से रिकवरी आ गई है और वो वापस से टेस्ट कर रहा है वही 2450 के रेजिस्टेंस को। कल एक डाउनटिक था, अब इसमें यहाँ से रिकवरी होनी चाहिए और ये स्टॉक टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है 2300 पर, तो स्टॉप लॉस 2300 होगा और टारगेट 2550 जो लास्ट 3 महीने का हाई है। यस बिल्कुल नरेश, शुक्रिया। ये सारी के सारे स्ट्रैटेजी, अपनी एनालिसिस और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी हमें बताने के लिए, तो क्लियरली कुणाल और नरेश से उनकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस और इंडेक्स पर नजरिया भी आपने जाना। टेक्निकली चार्ट्स क्या कह रहे हैं और टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल क्या है, ये सब आपके सामने है। इस बीच फंड मैनेजर्स की मीट कौन सी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आज कौन से मीटिंग्स पर फोकस रहेगा, ये सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद, हु इज मीटिंग होम, कौन से मीटिंग्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे?
जी बिल्कुल, तो मिड कैप और स्मॉल कैप नेम्स में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बीएससी का। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइज डेली टच कर रहा है और यहाँ पे वो वर्ल्ड वाइड एएमसी से जो है आज मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं पूर्वांकरा रियल एस्टेट स्पेस से भी जेफरीज और एडलवाइस के जो कॉन्फ्रेंसेज है उनमें मीटअप देखने वाली है। सीजी कंज्यूमर में भी दो इंपॉर्टेंट एफआईज इन्वेस्टर्स हैं, अमानसा कैपिटल, अबरदीन, इन दोनों पर भी जो है एक अच्छी इंपॉर्टेंट मीट होने वाली है आज के बैठक में। इसके अलावा जो है हिरानबा इंडस्ट्रीज़ है, स्टॉक में भी एक पॉजिटिव रिएक्शन 2 दिन से ऑलरेडी लगातार देखने मिल रहा है। ये भी जो इक्विरिस सिक्योरिटीज और स्वान इन्वेस्ट से मिलेंगे। माइंट्री भी मीट करने वाली है, आपकी यूके की फर्म है यूएलजे के फाइनेंशियल सर्विसेज से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो है रहने वाला है। इसके अलावा ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहेगा। ये जो है आपके महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड से मिलेंगे। वेदांत और हिंदुस्तान जिंक, ये इंपॉर्टेंट मीट रहेगा। यहाँ पे अन्य जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मीटअप है। और बीएसएफ, वहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं फंड मैनेजर्स के साथ जो मीटअप है, और ये जो है जो मार्च 16 का जो डेट है उस पे होने वाले हैं। राइट, ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन सारी इन एनालिस्ट मीट और इन्वेस्टर मीट पर भी हम नज़र रखेंगे। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। इनफैक्ट हमारे साथ अब संजीव होता भी हैं, शेख खान बीएनपी पारिबा से। मॉर्निंग मिस्टर होटा, वेलकम टू ईटीना स्वदेश। मार्केट को आप कैसे आय कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2-3 बड़े ट्रिगर जो हैं, क्योंकि हम जिस तरह की लार्ज कैप स्टॉक्स में बाइंग देख रहे हैं, बैंक्स में बाइंग देख रहे हैं, क्रूड सॉफ्टन हो चुका है। आपको लगता है कहीं ना कहीं मार्केट ने अब एक यू टर्न ले लिया है? अब एक बड़े रेजिस्टेंस को एक्सपर्ट्स बोलते हैं 16,900, 16,800, अगर इसके आप ऊपर आज हम खुलते हैं तो इसके बाद यहाँ से तेजी और हो सकती है। व्हाट इज योर व्यू? आप क्या लेवल्स और किस तरह से निफ्टी की चाल को देख रहे हैं आने वाले कुछ दिन में? गुड मॉर्निंग। बेसिकली व्हाट मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबली अभी तक भी रशिया और यूक्रेन का जो टेंशन है वो अभी तक खत्म हुआ नहीं है। एंड एवरी डे कुछ ना कुछ तो इवॉल्व हो ही रहा है। 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि चाइना इज गोइंग टू एड रशिया, वहां पे यूएस उसके खिलाफ हो गया। तो दिस काइंड ऑफ जो हेडलाइंस है गोइंग टू कंटिन्यू, और मुझे लगता नहीं है कि मार्केट इज गोइंग टू सेटल डाउन टू सून, और यहाँ से भी वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी गोइंग टू बी देयर फॉर एटलीस्ट इन द नियर टर्म। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो वॉश था हमने देख लिया है, और अगर आप 2 डिकेड का देखें, कोई भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है इट नेवर लास्टेड फॉर मोर देन अ मंथ, और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है उस पे 12 से 15% होता है। तो वो तो वर्स्ट हमने देख लिया है। तो मुझे लगता है कि अगर वहां तक भी जाए फिर से, वहां से फिर से बाउंस बैक करेंगे। तो मेरा ये मानना होगा कि 2-3 अभी जो ट्रिगर हैं, एक तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया, फेड मीट का आने वाला है। हालांकि उसका जो 6 हाइक होगा ये साल में, वो मोस्टली फैक्टर हो चुका है मार्केट में, लेकिन जो उसका टोन होगा अगर ज्यादा हॉकिश रहा तो डेफिनेटली मार्केट को और परेशान करेगा। तो आते आते मुझे लग रहा है कि अप्रैल में फिर से अर्निंग सीजन शुरू हो जाएंगे, तो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा मार्केट का मूड। तो मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का ही रखना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक देखेंगे आप तो कंफर्ट जोन में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो स्टैगर्ड अप्रोच रखना चाहिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक साथ लमसम ना डालें, वेट फॉर द मार्केट टू सेटल डाउन प्रॉपरली, और स्टैगर्ड अप्रोच रखिए बाइंग में। ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगा दिस काइंड ऑफ वोलेटाइल मार्केट। वापस लौटेंगे 2 ही मिनट में। एक स्टॉक पे डिस्कशन करना बाकी है अभिजीत के साथ, वो है बीएससी लिमिटेड। ओनली लिस्टेड एक्सचेंज है, दूसरे में समय लग रहा है। और हो क्या रहा है कि बहुत ज़बरदस्त हमने इसके अंदर रैली भी देखी, और आज बता रहे थे शरद की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं फंड मैनेजर्स के साथ लगी हुई हैं। बीएससी को डायरेक्टर साहब 6 महीने का अगर आप ग्राफ लेके आए तो ये इंटरेस्टिंग है कि मार्केट भले ही कहीं भी गया हो, बट ये स्टॉक 6 महीने में 1800 रुपये चला है। अभिजीत, आप इसके चार्ट्स को रीड करके बता सकते हैं हमारे लिए कि मामला क्या बन रहा है? यहाँ पे अनयूजुअली तेजी दिख रही है। ये तो सवाल ही नहीं है कि ये बहुत ही बुलिश है, लेकिन कल जो सेलिंग हुआ था थोड़ा सा में भी बिकॉज मार्केट में हुआ होगा, लेकिन जब तक ये कल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं होता, विच वाज नियर 3140 3150, तो उसके ऊपर क्लोज हुआ तो ही ये चल सकता है, नहीं तो थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, मे बी 3 to 5% पुल बैक। अगर ये गुड न्यूज है तो टिपिकली सेल ऑन गुड न्यूज हो सकता है, लेकिन फॉर फर्दर स्ट्रेंथ इट हैज टू क्लोज अबव 3150। संजीव, वापस आते हैं। अभी हम बात भी कर रहे थे कि एक और ट्रिगर नया
अब अर्निंग सीजन एक ट्रिगर हो जाएगा। 13 अप्रैल कल शाम को इन्फोसिस ने अपनी डेट दी, 18 अप्रैल के आसपास रिलायंस आएगा। मामला ये बन रहा है कि एक व्यू ये है कि जो लार्ज कमोडिटी यूजर्स हैं उनके नंबर्स इस बार काफ़ी प्रेशर में आएंगे। किस हद तक संजीव आपके हिसाब से ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है कि ये क्वार्टर मार्जिन प्रेशर वाला ही क्वार्टर होने वाला है? तो जिस तरह की कमेंट्री आप देखे होंगे Q3 में भी, तो ये तो वाकिफ था कि Q4 में भी और इवन Q1 FY23 में भी मार्जिन प्रेशर तो बना रहेगा, क्योंकि जितने भी अच्छी से अच्छी कंपनी हो वो प्राइस हाइक ले रहे हैं। कंजम्पशन में भी हमने देखा है, FMCG पैक में सब ने प्राइस हाइक लिया है, पेंट कंपनी ने भी प्राइस हाइक लिया है। तो सब they are trying to negate this input pressure through price hike। उनके लिए क्या होगा कि they have to take the impact of the volume। तो नियर टर्म में एक लैग इफेक्ट के साथ ये कामकाज होगा, और Q4 में Q1 में दोनों क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि मार्जिन प्रेशर बना रहेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लेयर के पास कितना प्राइसिंग पावर है विदाउट मच इम्पैक्ट ऑन हिज वॉल्यूम। अगर वो प्लेयर प्राइसिंग हाइक ले रहा है और वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत इंटैक्ट रख रहा है, डेफिनेटली वो प्लेयर स्टैंड आउट करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि बाजार के हिसाब से जो स्टेट का एक्सपेक्टेशन है, मार्जिन प्रेशर का क्वार्टर ये है और वो सबको पता है, मोस्टली प्राइस्ड। संजीव, हाय, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स हम रिजल्ट सीजन जो कि अब आने वाले महीने में शुरू होने वाला है उस पर बात कर रहे हैं, और कनेक्टिंग टू इट ओनली मार्जिन प्रेशर ऑफ कोर्स एक बड़ी चीज़ है, और साथ ही रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज जो लगातार कंपनियों को झेलने पड़े हैं वो भी एक बड़ा कंसर्न है। क्रूड एनर्जी पैक में जो राइज देखने को मिला, एक स्पाइक देखने को मिला, उसके चलते रॉ मटेरियल प्राइजेस के इंक्रीजिंग ट्रेंड काफ़ी हद तक कंपनियों को परेशान कर रहे थे। अब क्योंकि हम देख रहे हैं एनर्जी पैक में क्रूड के प्राइस जो है वो एक तरह से स्थिर होते हुए या जिन स्पाइक्स पर जा रहे थे वहां से कम नीचे आते हुए दिख रहे हैं। आपको लगता है रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज का जो कंसर्न है, जो प्रेशर है, धीरे धीरे एटलीस्ट Q4 FY22 से ये कम होता हुआ दिखेगा? जी, अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली भी इवेंट बेस्ड जो स्पाइक आता है कोई भी कमोडिटी में, वो क्रूड हो या गैस हो या मेटल पैक हो, ये अगर फंडामेंटल ड्रिवन नहीं है और ओनली कॉस्ट ड्रिवन इवेंट बेस्ड फियर की वजह से अगर प्राइस स्पाइक हुआ है, वो बहुत जल्दी रिवर्ट भी करता है। तो हमने देखा है कि 130 लेवल का क्रूड अभी फिर 100 लेवल के नीचे आ गया है। गैस प्राइस कूल ऑफ हो रहे हैं। मेटल प्राइस कूल ऑफ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि चाइना का वहां पे कंसर्न है। तो अभी क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट प्रेशर वहां पे बहुत ज्यादा है, तो कॉस्ट पुश वहां पे प्राइस हाइक ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कमोडिटी प्राइस इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट स्पाइक किए हैं, मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए। लेकिन ये होगा कि नियर टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस, चाइना क्राइसिस अभी भी बने हुए हैं, इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट ग्लोबली। तो नियर टर्म में हालांकि एक टेक्टिकल कॉल है कि मेटल विल आउट परफॉर्म, लेकिन आपने जैसे बोला कि एंटायर 2022 मुझे लग रहा है यहाँ से कूल ऑफ होना चाहिए एंटायर कमोडिटी पैक। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो यहाँ कमोडिटी प्राइसेस का तो एक बड़ा कंसर्न है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि मार्जिन प्रेशर और कितने क्वार्टर्स तक पर ये रह सकता है, ये वॉच आउट करना होगा। लेकिन यहाँ पर किस तरह की संजीव एंटिसिपेशन आईटी पैक के लिए रहनी चाहिए, क्योंकि अब एक्सेंचर ने लास्ट क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हमने देखा, और यहाँ पर इंडियन आईटी फर्म्स के भी रिजल्ट्स अच्छे आए, एक अच्छी रैली देखी स्टॉक्स ने। आपको लगता है कि इस बार भी एक इस तरह की रैली देखने को मिल सकती है, या फिर बहुत हद तक प्राइस्ड इन है अब इस क्वार्टर के लिए आईटी पैक के अच्छे नंबर्स? जी, आईटी पैक एक स्वीट स्पॉट में है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो एक सेक्टर है जहां पे डिमांड एनवायरनमेंट इज वेरी स्ट्रांग। द काइंड ऑफ डील वी आर सीइंग ग्लोबली इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ईआरटी पेस में हो गया, बहुत स्ट्रांग डिमांड एनवायरनमेंट है। उनका एक ही प्रॉब्लम है आईटी सेक्टर का कि जो वेज इन्फ्लेशन है, एट्रिशन है, वो आउट ऑफ कंफर्ट जोन जा रहा था। लेकिन देखें अभी कि जिस तरह से रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है, वो पार्टली नेगेट करेगा ये मार्जिन प्रेशर को, एटलीस्ट पूरा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि वेज इन्फ्लेशन बहुत है, लेकिन नियर टर्म में थोड़ा सा सपोर्ट करेगा मार्जिन को। तो मुझे लगता है कि जो आउट परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर का है, ऑलरेडी है, वो जो कंटिन्यू रहेगा।
हालांकि बेस्ड ऑन द रिजल्ट और किस तरह का कमेंट्री आता है, कि अगर कमेंट्री ऐसा आया कि मार्जिन इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट मोर देन व्हाट स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग, डेफिनेटली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन डायरेक्शनली अगर मुझे पूछे तो आईटी सेक्टर बहुत स्वीट स्पॉट में है और विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म इन दिस ईयर एज वेल। जी, मैं सिप्ला आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, फार्मा स्पेस एंड सिप्ला, लेकिन उससे पहले अभिजीत से एक बार चार्ट चेक लेते हैं सिप्ला में। अभिजीत, इनफैक्ट डायरेक्टर साहब लास्ट 3 महीने का ग्राफ अगर आप फायर करें तो आप देखेंगे कि सिप्ला लास्ट महीने में, एक महीने में 4-5 हफ्तों में अगर आप देखिए तो 16% के आसपास चला हुआ है। वो देखिए 21% 3 महीने में चला हुआ है। अभिजीत, चार्ट्स अगर आप ये रीड करके बताएं, क्योंकि हम ये फीडबैक गैदर कर रहे हैं स्ट्रीट से, फंड मैनेजर्स जो इसमें एक्टिव है वो कह रहे हैं कि इनका यूएस बिजनेस जो रेस्पिरेटरी बिजनेस है वो बहुत अच्छा कर रहा है और यहाँ में भी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान इंडिया बिजनेस का बहुत ही शानदार चल रहा है, तो अर्निंग बहुत बूस्ट होगी। लेकिन चार्ट्स पे क्या लेवल सिप्ला में दिखाई देते हैं अगर ये मोमेंटम बरकरार रहा तो? इनफैक्ट सिप्ला का अगर चार्ट देखेंगे तो पिछले अप्रैल 2021 से लेके ऑलमोस्ट 7-8 महीने तक ये कंसोलिडेट करता रहा, मे बी 850 to 1000, और अभी उसने ब्रेकआउट दिया है। तो एज लॉन्ग एज वो 1000 के ऊपर क्लोज होता है, आई वुडंट बी सरप्राइज इफ इट गोज टू 1200-1300 इन द नेक्स्ट 6 months। स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 950, बट ये जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है वो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, और आगे it is a buy on dips for a target of more than 1300 in the short mid term में 200 रुपए का गेन यहां से बन सकता है। संजीव, सन फार्मा में भी काफी जबरदस्त तेजी है, 900 के ऊपर आ गया वो। सिप्ला में 20-21% एफएनओ स्टॉक का रिटर्न करीब 1.25 महीने में काफी सॉलिड दिख रहा है। आपको फार्मा में क्या व्यू बन रहा है आपका, और कोई थॉट्स इन पर्टिकुलर 2 स्टॉक्स पे? जी, फार्मा में अगर आप देखें तो इट सेम नैरेटिव जो आईटी का था। ग्लोबली अगर देखें तो इसका जो यूएस का प्राइसिंग प्रेशर था, दैट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली कमिंग डाउन। वहां पे जितने भी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट हैं, वहां पे मार्केट शेयर गेन हो रहा है इंडियन फार्मा कंपनीज का। और इंडिया में भी आईपीएम ग्रोथ हालांकि बहुत ही सॉफ्ट था, लेकिन धीरे धीरे सन फार्मा को अगर देखें, दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल इन दिस लास्ट मंथ आईपीएम ग्रोथ। तो और रूपी बेनिफिट उनके साथ दे रही है, जैसे आईटी कंपनी में जैसे बताया था वहां पे भी रूपी बेनिफिट है ही है। तो जिस तरह का अंडर परफॉर्मेंस था बीच में फार्मा सेक्टर का, मुझे लग रहा है यहाँ से आउट परफॉर्म करना चाहिए। और हमारे अगर हाउस पिक का अभी बात करें तो सिप्ला, सन फार्मा एंड एपीआई स्पेस वी लाइक डीवीज लैब एंड लॉरस लैब एंड लॉट। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों कंपनी 2 बकेट में है, सन फार्मा, सिप्ला और डीवीज एंड लॉरस। फॉर इन्वेस्टमेंट व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट व्यू बहुत अच्छा लग रहा है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। संजीव को देखेंगे और स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। एक बार ये देख लेते हैं कि इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। प्री ओपन अब से बस कुछ देर में आपको एसजीएक्स निफ्टी पर लगभग 250 पॉइंट्स की गैप अप दिखाई दे रही है। 16,900 हमारे एक्सपर्ट्स में से 16,750, 850, 16,900 ये बड़े रेजिस्टेंस लेवल अपीयर हो रहे हैं एक्सपर्ट्स के हिसाब से, और अगर इन्हें क्रॉस करता है मार्केट्स तो इसके ऊपर यहाँ रैली 700-300 तक की भी लगती है एक्सपर्ट्स को। तो देखना होगा कि ये रेट्स कहाँ सेटल होके आते हैं। लेकिन एक बार और भी कुछ स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, और सीमेंट स्टॉक्स पर जिस तरह से जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई है, सीमेंट स्पेस में अब हम देख भी रहे हैं, भले ही क्रूड सॉफ्टनिंग के बाद अब आप वहां पर एक एक्शन देख रहे हैं। ऑटो स्पेस में तो आपको पीएलआई का एक्शन दिख रहा है, वो एक बड़ा रीजन है, वो एक बड़ा ट्रिगर है। लेकिन सीमेंट स्पेस को किस तरह से यहाँ पर गाउज करना चाहिए? रुद्रा, सीमेंट पैक यहाँ पर अगर आपने स्टडी किया हो, और अब जब सीमेंट प्राइजेस सॉफ्ट हो रहे हैं, ऑयल क्रूड प्राइजेस, वहां पर अब इस क्वार्टर में तो खैर रिफ्लेक्शन होगा मार्जिन पर, लेकिन अगले क्वार्टर से रिफ्लेक्शन बेटर होना चाहिए। टेक्निकली क्या आपको बाउंस बैक देखने शुरू हो गए हैं दूसरे सीमेंट काउंटर्स में भी? या प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट देखा है तो इट इज इन अ क्लियर शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड, बट अभी हैविंग फॉलन सो फास्ट, it is taking support at levels of around 5,630 and it is just giving a bounce. So for me, Ultratech Cement has to cross at least 6,250 to show any positive up move, and I can then consider buying Ultratech Cement, or else short term trend is very weak and from there we are seeing some amount of pullback, but trend direction has to shift from down to up if I have to consider buying, and that will happen only above 6,250 on Ultratech Cement. However, for investment purpose,
Yes, India Cements looks a very strong buy. 185 is a great support on India Cement, and current prices are very close to that support zone. Risk reward is very, very favorable to buy India Cement. So I'll be a buyer in India Cement, and that will be my top pick. And looking at targets initially of around 235 with a stop loss of 180. अल्ट्राटेक सीमेंट डाउनवर्ड साइड दिखाई दे रहा है रुद्रा को, लेकिन इंडिया सीमेंट्स पर वो बुलिश लगा रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स और एक्शन भी, लेकिन फिलहाल इस वक्त अगर आप प्री निफ्टी के इंडिकेटर टिक्स की बात करें तो उसमें आपको सबसे तेजी स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ा मूवर जो है वो HDFC लिमिटेड दिखाई दे रहा है। HDFC को हम देख भी रहे हैं कि 2200 की चाल से जब से शुरू है पिछले 3 दिन से यहाँ लगातार अपमूव पे है, और अब इस वक्त इंडिकेटिव टिक्स में तो ये 2300 के भी ऊपर दिखाई दे रहा है। मेटल पैक और साथ ही मेटल पैक से आपको टाटा स्टील और FMCG स्पेस से आपको HUL, यहाँ पर भी आपको इंडिकेटिव टिक्स दिखाई दे रहे हैं। एंड फॉर श्योर ऑटो पैक आपको फिर से एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग की तैयारी करते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ डिब्बी भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। डिब्बी, आप प्री इंडिकेटिव टिक्स में प्री ओपन में कुछ अलग अलग वॉच कर रहे हैं? एक्चुअली आपने निफ्टी का बताया ना, मैं नेक्स्ट निफ्टी का देख रहा था कि निफ्टी के अलावा और कहाँ पे स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन शुरुआत में भी कल देखेंगे तो कल बराबर की टक्कर थी, लेकिन सेकंड हाफ में फिर से बाजार टूटा। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फिर से एक बार फ्लेवर में आ सकती हैं। HPCL पे जरूर ध्यान रखिएगा, आज ये गैप के साथ भी ओपन कर सकता है। सीमेंट कंपनीज ज्यादातर एनालिस्ट की लिस्ट में है। असल में खबर ये भी है कि ये जो पास ऑन इफेक्ट होने वाला है दोनों चीजों में होगा, यानी कि दाम भी बढ़ सकते हैं आगे चल के, और दूसरा क्रूड भी नीचे आ रहा है, तो ये इनके लिए डबल अच्छा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये जो लिंडे इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल लैब वाले शेयर, इन पे आप फिर से ध्यान रखिएगा ज़्यादा, क्योंकि अब यूरोप में भी कोविड के वापस से केसेस कुछ आने लगे हैं। ऑल्दो हम उम्मीद तो करते हैं कि भारत में नहीं आए, बट इन केसेस पे आप जरूर इन शेयर्स पे ध्यान जरूर रखिएगा। एक और चीज़ है जो मार्केट के अंदर आज ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही है कि जो शेयर बहुत बुरी तरह से पिटा था, जुबिलेंट फूडवर्क, प्रतीक पोटा के जाने के बाद आज कल वो स्टेबल हुआ था, आज वो बढ़त दिखाएगा, तो आज हो सकता है एक अच्छा कैंडिडेट बन जाए एक पुल बैक का, इस पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ITC पे जैसे ही 238 का लेवल पार हुआ, 236 का लेवल पार हुआ, कुछ न्यूज़ आने लग गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे शेयर्स जो भी हम आपके सामने रख रहे हैं इस पर आपको ध्यान रखना होगा। खैर, हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, रुद्रमूर्ति हैं हमारे साथ, उनसे एक बार जरा पता करते हैं। रुद्रमूर्ति, ये जुबिलेंट फूडवर्क पे आपका टेक क्या है? ये एक दिन तेज गिरावट, स्टेबिलिटी, अब क्या वापस ऊपर आएगा? Dimpy ji, Jubilant Foodwork is in a downward channel, so I will definitely avoid stocks like this. And last 2 days का price action और volume दोनों भी देखो तो it is very, very negative to me. So Jubilant Foodwork is a great shorting opportunity for me, available in F&O. Give me an up move towards levels closer to 2,650 to 2,700. I'll be looking at shorting opportunity. Last 2 day price action has been very bad, and by chance if we see a move below 2,475, 2,450 zone, which is acting as a very short-term support, I won't be surprised to see further down move in Jubilant Food. I'm only talking about short-term trading. I know as a investor, people have created a hell lot of wealth in Jubilant Foodwork, but for a short-term trade, definitely looks weak to me. Sell on rise candidate, trading below even its 20-day moving average. Last 2 days showing clear signs of weakness. Even fundamental news was not a positive thing on Jubilant Food, where people are going out, or resignation news bhi aa rahe hai. So for me, Jubilant Food is a definite sell on every rise. Sell it closer to 2,650 zone, stop loss 2,700, and a move towards 2,200 to 2,000 is possible on Jubilant Food. ऑलराइट, तो सेल ऑन राइज यहाँ लगता है जुबिलेंट फूड पे रुद्रा को। चलिए, बिल्कुल अभिषेक से भी, अभिजीत से भी हम कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार ये देख लेते हैं, जब आज सुबह हम निकुंज से बात कर रहे थे कि उन्हें मार्केट्स पर क्या व्यू निकल कर आ रहा है, वो कैसे इन ट्रिगर्स को रीड आउट कर रहे हैं और क्या यहाँ पर लॉन्ग्स बनने चाहिए, तो उनका क्या व्यू था, ये सुनते हैं। न्यूज़ का टर्न होने का वेट करिए या एक ट्रेंड के टर्न होने का वेट करिए। तो क्या ट्रेंड इस समय टर्न हो चुका है? जी हाँ, मुझे लगता है कि एक डिसाइसिव तो नहीं, मगर एक अगर अंदाज़ा कोई लगाया तो लगता है कि निफ्टी के अंदर इस समय एक ड्यूरेबल सा बॉटम आ रहा है। अब क्या करना चाहिए? क्या हमने जो तेज़ी देखी है उसके बाद इस समय भी शेयर खरीदने चाहिए, या फिर
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय फेवरेबल नहीं है। मेरा मानना है कि इस समय शेयर बाज़ार में जो ट्रेड है वो कुछ दिनों के लिए लॉन्ग ट्रेड है। इसलिए लॉन्ग ट्रेड है क्योंकि जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में इस समय हो रहा है उसको अगर आप देखें और इंडिया को कंपेयर करें तो हम एक अच्छी पोजीशन में, चाइनीज़ मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकल रहा है, मगर इंडिया में जो पैसा इस समय एफआई का निकल रहा है मुझे लगता है कि वो जल्द ही टर्न मारेगा, बिकॉज जो मैक्रोज हैं इस समय आपको लग रहा है थोड़े फेवरेबल हो रहे हैं। तो ट्रेड तो देखिए ट्रेडर के लिए आज लॉन्ग है, और क्या सेक्टर लेना हम उस पर बात करेंगे, मगर जो हम बात कर रहे थे कि भाई गाड़ी का डायरेक्शन, जो आपकी ट्रेन का डायरेक्शन है, ट्रेन के डायरेक्शन को बदलने दीजिए। और क्या ट्रेन जो एक उल्टी दिशा में जा रही थी, क्या वह ट्रेन इस समय यू टर्न ले चुकी है? जी हाँ, ट्रेन इस समय यू टर्न ले चुकी है। ठीक है, तो निकुंज यही बताते हुए कि थोड़ा डायरेक्शन का भी वेट और करना चाहिए कि किस तरह की डायरेक्शन वापस मार्केट की चेंज होती है नहीं। पीएनबी हाउसिंग का 2500 करोड़ रुपए का राइट इशू वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में ही आ सकता है। फंड जुटाने के लिए पीएनबी हाउसिंग ने प्राइवेट इक्विटी कंपनी से बातचीत करना शुरू भी कर दिए। एक्सक्लूसिव खबर है मेरे सहयोगी अंकुर के पास, आइए जुड़ते हैं उनसे और समझते हैं। अंकुर, बताएं आप। जी हाँ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पूरी तैयारी कर रहा है कि जो इसका प्रपोज राइट्स इशू है 2500 करोड़ का, वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राइट्स इशू Q1 ऑफ FY23 यानी कि अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही कंप्लीट होने के चांसेस हैं। इसके लिए इन्होंने जो शेयर होल्डर्स हैं पी फर्म्स जैसे SSG कैपिटल, GS सिंगापुर, कार्लाइल, मालाबार इन्वेस्टमेंट, ब्लैक रॉक, इन सब से राइट्स इशू के पार्टिसिपेशन के लिए पहले से बात भी की है। इसके अलावा पंजाब एंड नेशनल बैंक की बात करें तो वहां सूत्रों से हमें यह पता चला है कि उनका पार्टिसिपेशन जब तक राइट्स इशू की डिटेल्स नहीं आती उसके बाद ही वो बोर्ड बैठक होगी और वो फाइनल डिसीजन लेंगे। आपको याद होगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पिछले साल 4000 करोड़ रुपए जुटाने की मंशा जताई थी प्रेफरेंशियल इशू से, लेकिन काफी सारे सवाल पूछे गए थे कि जिस तरीके से प्रेफरेंशियल इशू लाया गया और बाद में रेगुलेटर ने नोटिस भेजे थे और मामला कोर्ट तक जाकर पहुंच गया था। तो इस बार कवायद यही है कि किसी तरीके का प्रॉब्लम ना आए और स्मूथ तरीके से ये जो राइट्स इशू है सेल थ्रू हो सके, इसीलिए इन्वेस्टर्स से पहले ही रीच आउट किया जा रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और उसके राइट्स इशू को लेकर ये अपडेट अंकुर हमें देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ और काउंटर्स पर भी एक बार व्यू ले लेते हैं। सीमेंट स्पेस पर जिस तरह से एक स्लगिश डिमांड, ये एक रिपोर्ट भी आई है, जेफरीज की इसमें कुछ कमेंट्री भी आई है। एक बार अभिजीत से भी इसका व्यू ले लेते हैं। अभिजीत, आप कैसे देख रहे हैं सीमेंट पैक को इस वक्त? अगर क्रूड सॉफ्टन हो रहा है, दूसरे पैक्स को फायदा मिल रहा है, तो सीमेंट के लिए, क्योंकि होम इंप्रूवमेंट एक बड़ी थीम है, रियल एस्टेट स्पेस में फिर से एक जो बाउंस बैक हम देख रहे हैं, उसके बाद अब यहाँ पर सीमेंट पैक से अगले आने वाले क्वार्टर्स में तो डिमांड ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह का एक व्यू निकल कर आ रहा है यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म का, आप चार्ट्स पर सीमेंट पैक में अंबुजा सीमेंट को कैसे देख रहे हैं? ओनली बट बेरिश के बाद ओवरसोल्ड स्टेज होता है और उसके बाद एक बाउंस आने के चांसेस रहते हैं। तो अंबुजा, अल्ट्राटेक, ACC ऑल आर ड्यू फॉर अ बाउंस एट सम पॉइंट एंड दैट बाउंस मे बी 5 to 7% तक हो सकता है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश है, तो इट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट इन एनी सीमेंट काउंटर, बट डेफिनेटली फॉर अ बाउंस ऑफ 3 to 5 or maybe even 7%, Ambuja it can go to 320 or so with a stop loss of 280. So only short term bounce is possible in most of the cement stocks, but for the long term they appear weak on the charts. राइट, तो लॉन्ग टर्म वीक दिखते हैं चार्ट्स पे, लेकिन शॉर्ट टर्म बाउंस एक दिखता है अभिजीत को। आज पूरे मार्केट में ही आपको एक बाउंस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक स्पेस है जो शायद थोड़ा वीक रहेगा, वो है गोल्ड और गोल्ड फाइनेंस काउंटर्स, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस। राहुल, यहाँ क्या व्यू बनेगा? जिस तरह से गोल्ड वीकन हो रहा है तो यहाँ तो एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आ सकता है, ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी शॉर्ट की ढूंढने यहाँ। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर वीक है और जिस तरीके से अभी फिलहाल के मतलब पिछले 3-4 सेशन में हमने देखा तो वहाँ पे और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बिल्टअप होता हुआ दिखा है। ऑन दी डाउन साइड मुझे लगता है कि 1300 रुपये के जो लेवल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। वहाँ से आप दोबारा इस स्टॉक में रिवर्सल आता हुआ देख सकते हैं। तो अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो मुझे लगता है कि 1300 के लेवल्स के लिए एम
कर सकते हैं। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है कि 1350 या 1345 अगर हम देखें तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करके इसको एक सेल ट्रेड बनाया जा सकता है। बट मेरे अगर आप एडवाइस मानेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा भी अवॉइड कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं मार्केट के अंदर, मैं ओवरनाइट पोजीशंस भी कैरी नहीं करना चाहूँगा और ऑन दी सेल साइड भी मतलब ज़्यादा अपनी पोजीशंस को कैरी नहीं करूँगा। तो अगर किसी को ट्रेड बनाना है तो छोटी क्वांटिटी या छोटे ट्रेड बना के डेफिनेटली यहाँ पे सेल किया जा सकता है मुथूट फाइनेंस। ठीक है, खैर बाजार खुलने में अभी थोड़ा समय बाकी है। कुछ एक ऐसे शेयर्स जो कि मार्केट के अंदर आज भी अपना काम कर सकते हैं, उसी कैटेगरी में अगर आते हैं तो एक बार जरा टीसीएस और इन्फोसिस को फिर से चेक करते हैं। इन्फोसिस 1% ऊपर है। राहुल, एक बार इन्फोसिस पे भी आपका टेक चाहिए, इस पे आपका व्यू क्या है? देखिए मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है इन्फोसिस और टीसीएस दोनों को ही लेके। ऑन दी अगर हम दोनों में से कंपेयर करें तो इन्फोसिस मेरा सिलेक्शन ज़्यादा मेरा रुझान इन्फोसिस की तरफ ज़्यादा है। देखिए फंडामेंटली तो हमें कोई डाउट ही नहीं है इस कंपनी के ऊपर, और जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो जब इसने डिक्लाइन हमें शो किया था वहाँ से एक अच्छे तरीके से इसने कंसोलिडेट किया, और अब जिस तरीके से हमें पिछले 4-5 सेशन से इसमें तेज़ी बनती हुई दिखी है, मुझे लगता है कि ये आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट शो करेगा। देखिए कंपनी वैसे भी अभी 18 तारीख को जैसे एक्सेंचर के रिजल्ट्स ड्यू हैं, मुझे लगता है कि जैसे ही हम रिजल्ट सीजन में एंटर करेंगे यहाँ पे आपको इन कंपनियों के द्वारा बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम इन्फोसिस को करीबन 1950 के लेवल्स तक जाता हुआ देखेंगे। तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इन्फोसिस और टीसीएस दोनों को लेकर। ठीक है, दो शेयर इंपॉर्टेंट जैसे आज हमको सुबह भी आपको बता रहे थे कि तो लिंडे इंडिया पे ध्यान रखिएगा, बैक टू बैक चल रहा है और जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, भले ही दूसरे देशों में बढ़ रहे हैं, लेकिन लिंडे इंडिया फिर से एक्टिव हो गया है। आज फिर से आज 5% ऊपर, अभी 1% है, ये आपको बढ़ के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक सिम्फनी पे भी ध्यान रखिएगा। CLSA की जो रिपोर्ट आने के बाद से बैक टू बैक चल रहा है। मैनेजमेंट कल हमारे साथ थी, वो ये कह रहे हैं कि भारत और भारत के अलावा भी कई देशों में वो नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे और इसके अंदर बेनिफिट आपको मिल सकता है। 2% ये भी ऊपर है। अभिजीत, एक बार आप जरा सिम्फनी के चार्ट देखेंगे। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया है क्या ये शेयर ना, चलता है तो फिर बहुत स्पीड से और अच्छे से चलता भी है सिम्फनी, थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है बट स्पाइक काफ़ी अच्छे आते हैं, बीटा इसका हाई है। एक बार आप मेरे को बताएंगे कि हम थोड़ा लेट हो गए सिम्फनी को बाय करने में? सिम्फनी मतलब जो नहीं, ये अभी कंसोलिडेट हो सकता है क्योंकि इट इज एट अ रेजिस्टेंस राइट नाउ। इट नीड्स अ क्लोज अबव 1100 और 1150 फॉर द स्ट्रेंथ। ओके, ठीक है। एक और शेयर मेरी लिस्ट में आया है बार बार, मैं उसको ज़रूर आज एक बार देखेंगे। आज सुबह ओपनिंग में कैसे ट्रेड करता है, वो है मदरसन सुमी। ये कितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाता है ये चेक करना होगा। राहुल, एक बार जल्दी से इसके बारे में आप बता सकते हैं, मदरसन सुमी इसके पुल बैक पर ट्रस्ट करें या नहीं करें? देखिए पुल बैक तो डेफिनेटली यहाँ पे आया है, बट जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है। तो मेरे नज़र में यहाँ पे लाइक बाय साइड ट्रेड बनाना अभी लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखते हुए काफ़ी फेवरेबल नहीं लगता है। ऑन द डाउन साइड डेफिनेटली स्टॉक के अंदर जो 125 के लेवल हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने मार्केट की गिरावट में इस स्टॉक ने जो बॉटम्स बनाए वो 125 के लेवल्स के आसपास हैं। तो अगर मतलब अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इसको और हम वेट करें, अगर सस्टेनेबल अगर इसके अंदर वॉलिटिलिटी के चलते अगर अपसाइड मूव्स देखने को मिलते हैं तो आगे जाके हम इसमें कॉल डिसाइड करेंगे, बट अभी के लिए मैं मदरसन सुमी को अवॉइड करूंगा। ठीक है, 10 सेकंड रह के मार्केट खुलने में आपको मोटा मोटी बता दें, आज ऑटो पैक के दोनों बड़े कंटेंडर टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी करीब 2% ऊपर खुलेंगे। पहला टिक इसमें आएगा डॉक्टर रेड्डीज पे, आप ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने बाजार खुला भी है और करीब 1300 शेयर का एडवांस का पहला टिक आपके स्क्रीन पर है। 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी ने उस लेवल पे आके ओपनिंग की है जहां से इसका रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, लेकिन पहले 15 मिनट जरूर देखिए कि बाजार अपनी गति को और बढ़ाना चाहता है या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बाजार फिर से रुकेगा। जैसे कल भी 16,900 से पलटा था, तो 220 पे अभी निफ्टी के अंदर अब बढ़त आई है। 750 अंकों के बढ़त के साथ सेंसेक्स, और अपनी स्क्रीन पर आप बैंक निफ्टी भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मजबूती करीब 1% से ज़्यादा की है। अब आपकी स्क्रीन पे वो सारे शेयर्स आएंगे
जिन्होंने अच्छी बढ़त दिखाई है या फिर जो आज के मार्केट के लीडर बने हुए हैं, उसमें टाटा मोटर्स अब 3% ऊपर है, HDFC के पास 2.5% है, मारुति सुजुकी के पास अब 2% की बढ़त है, इंडसन भी करीब 2% ऊपर, एक्सिस एशियन पेंट। आज स्क्रीन के पहले निफ्टी के शेयर्स देखने पर ऐसा लग रहा है कि इनकी वेटेज वाले शेयर्स को जिन्होंने 2% ऊपर किया है ना, तो ये शायद बाजार को जल्दी जल्दी गिराएंगे नहीं, इसलिए आप थोड़ा रुक के चलिएगा। आप कोशिश कर रहे हैं निफ्टी 16,900 को पार करने में। जो फर्स्ट इंस्टांस में निफ्टी को देखा या फिर उससे जुड़े हुए शेयर्स को देखा जाता है ना, तो वो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि इकलौता सिप्ला ऐसा शेयर है जो सिर्फ 30 पैसे नीचे है, अब वो भी हरे निशान में आ गया। आज निफ्टी के 50 के 50 शेयर आपको हरे निशान में ओपनिंग में दिख रहे हैं, ये इंडिकेशन है। अब आप देखिए 1400-1500 शेयर आपको एडवांसेस में दिख रहे हैं ओवरऑल मार्केट के अंदर। एक और खबर, जोमेटो का शेयर भी आज इंटरेस्टिंगली 2-2.5% ऊपर है। हालांकि बाजार में अलग अलग तरह की बातें चल रही थी, लेकिन जोमेटो पे भी आप ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो सकता है अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा कुछ एक और शेयर जहां पे आपको थोड़ा मोमेंटम दिखेगा, वो शेयर्स भी मैं आपके स्क्रीन पे रखता हूं। पहले निफ्टी 50 के यानी नेक्स्ट 50 जो निफ्टी के इतर है, उसमें पिरामिल एंटरप्राइजेज आज 2% ऊपर है। कल आपको नोटिस करवाया था, इंटरग्लोब एविएशन 2.5% ऊपर है। इसके अलावा बंधन बैंक आज फिर से 1.5% ऊपर है, हेवल्स 1% ऊपर है। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहाँ पे मजबूती है। होली आने वाली तो यूनाइटेड स्पिरिट्स आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शेयर रहेगा, आज और कल के लिए ध्यान रखिएगा। और यूनाइटेड स्पिरिट्स आज ओपनिंग में 1 से 1.5% ऊपर है। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो मैंने आपको भी बढ़त वाले नोटिस कराए। प्रियंका आपको मिड कैप सेगमेंट के सारे शेयर्स बता देंगी ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। 1575 शेयर एडवांसेस के साथ आ चुके हैं और 240 पॉइंट की बढ़त 16,900 पार हो गया। एब्सोल्युटली। देखिए अगर मिड कैप स्पेस में आप बात करें तो आपको सबसे ऊपर जो दिखता है वो ऑटो एंसिली का एंड्योरेंस टेक, जिसमें हम पूरा ऑटो पैक बसिंग देख रहे हैं, वह आपको 4% की तेजी देखने को मिल रही है। उसके अलावा आपको आईटी पैक से टाटा एलेक्सी, अशोक लेलैंड पर हमारे एक्सपर्ट्स की बाय कॉल्स भी हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह का सेंटिमेंट है यहाँ पर अशोक लेलैंड आपको एक गेनर दिखेगा मिड कैप स्पेस में। रियलिटी पैक में कल भी अच्छा रिबाउंड था, आज भी आप देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एवर सिंस मीडिया लोड न्यूज, उसके बाद रिबाउंड। और अब देखिए आप यहाँ पर अब 2% एक पुल बैक, इज इन शार्प एक फॉल के बाद कल भी पुल बैक था, बहुत तेजी थी इनफैक्ट, आज भी एक पुल बैक देखने को मिला है। स्पेशलिटी केमिकल फिर से जैसा चाइना के लॉकडाउन और फिर से आपको कोविड की न्यूज और उसके चलते बीच में स्पेशलिटी केमिकल का एक और स्टॉक दीपक नाइट्रेट ये तेजी दिखा रहा है। मेक इन इंडिया की टीम के आपके डिक्सन टेक और एयू स्मॉल फाइनेंस भी अपनी सफाई के बाद से आप एक बाउंस बैक इस स्टॉक में भी देख रहे हैं। तो आईटी पैक मिड कैप आईटी में भी आपको एक तेजी दिख रही है। टाटा एलेक्सी हो, कोफोर्ज हो, असिस्टेंट हो, यहाँ पर आपको तेज दिख रहे हैं स्टॉक और मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स भी आपको तेज दिखाई दे रहे हैं। एक बार डेरिवेटिव स्पेस पे भी देख लेते हैं कि वहां कैसा एक्शन है। इनफैक्ट डेरिवेटिव स्पेस में सबसे ऊपर अगर तेजी से जहां पर लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो ऑटो पैक के दिखाई दे रहे हैं। टाटा मोटर्स 4% तेज दिखाई दे रहा है, मारुति दूसरा जहां पर आपको लॉन्ग्स बनते हुए, फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे रहा है, लगभग 2.5% की तेजी है। उसके अलावा नजर जाती है लॉन्ग्स बनने वाले काउंटर्स में कोटक बैंक पर, हिंडाल्को पर भी अभी फिलहाल आपको रुझान पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि कमोडिटी प्राइसेस वहां जरूर सॉफ्ट है, लेकिन अभी फिलहाल आपको यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है रुझान। और साथ ही आईटी पैक में आपको विप्रो दिखाई दे रहा है जहां आपको लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियरली एक यहाँ पर लॉन्ग प्ले दिखता है, लेकिन यहाँ जिस तरह के बड़े लेवल्स जो बात की जा रही थी, कुणाल भी बोल रहे थे कि 16,900 डीएमए उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ तेजी और दिख सकता है। कैसी दिख रही है ओपनिंग आपको राहुल? बहुत ही अच्छी ओपनिंग दिख रही है प्रियंका। जिस तरीके से मूवमेंट्स अभी मार्केट के अंदर आए हैं, सभी क्षेत्रों में बढ़िया बाइंग अभी हो रही है। अगर आप लाइक सेक्टर वाइज देखेंगे तो सारे ही सेक्टर अभी हरे निशान में काम कर रहे हैं। निफ्टी में भी जिस तरीके से डिम्पी ने बताया, बहुत ही लाइक 2-3 स्टॉक ही ऐसे हैं जो कि नेगेटिव साइड है निफ्टी 50 में, बाकी सभी जगह पॉजिटिविटी दिख रही है। जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं अभी तक के बाजार में, आप देखेंगे HDFC, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, यहाँ पे एक अच्छे पॉजिटिव संकेत आए। डेफिनेटली विप्रो मैं भी वॉच कर रहा था, विप्रो में भी काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है। तो डेफिनेटली मार्केट का रुझान जो है वो काफ़ी पॉजिटिव लगता है मुझे। नहीं, ऑलराइट, तो रुझान यहाँ पॉजिटिव लगता है। और एक बार अभिजीत से भी ले लेते हैं। अभिजीत, आप कैसे देख रहे हैं ओपनिंग यहाँ पर? हालांकि आपकी कुछ सेल कॉल जरूर थी, आप थोड़े से यहाँ बियरिश थे आईटी काउंटर्स पर, आप कैसे देख रहे हैं इस ओपनिंग को? Exactly. In fact, both IT counters, Infosys as well as TCS opened at the resistance level, जहां से वो नीचे आ रहे हैं। और निफ्टी भी कल का हाई क्रॉस नहीं किया है, तो जब तक 16,930, 16,950 के नीचे है, निफ्टी कैन करेक्ट मे बी इवन 150-200 पॉइंट्स। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट द लेवल टू गो लॉन्ग हियर।
रिस्क तो है थोड़ा लॉन्ग करने का, क्योंकि यहीं पे आके 200 दिन का SMA भी है और ये आके 965 के आसपास बन रहा है। कल बाजार यहीं से फिसला था, इसलिए जब तक ये लेवल पार नहीं होंगे। लेकिन एक अजीब इंटरेस्टिंग चीज़ जो मार्केट के अंदर है कि गैप काफ़ी वाइड है। कल की क्लोजिंग आज की ओपनिंग का जो गैप है वो काफ़ी वाइड है। फिल करने के लिए बाजार को नेगेटिव खबर लानी होगी, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग से काम नहीं चलेगा। इसलिए आज आप बिल्कुल अपने आप को पहले 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, कोई स्टांस मत लीजिए। पहले 15-20 मिनट कोई स्टांस नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ दिख रहा है बाजार के अंदर। आते हैं आगे बढ़ रहे हैं, अब बैंकिंग शेयर्स पे आते हैं। मेरी नज़र बार बार इंडसइंड बैंक पे जा रही है, 900 को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है, 2 दिन हो गए 900 को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हुए। इंडसइंड बैंक पे आपका व्यू क्या है राहुल? एक बार ये जाएगा 950 पार हो जाएगा? जी डिम्पी, मेरे को लगता है कि जिस तरीके से रिकवरी इसने दिखाई है अपने रीसेंट डिक्लाइन से, जिस तरीके से अभी तक होल्ड कर रहा है 89 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज के भी ऊपर सस्टेन कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव लगता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप इसको 940 से लेकर 950 के लेवल्स तक जाता हुआ देख सकते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस को देखिए, काफ़ी सारे स्पेशल सिचुएशन स्टॉक्स फोकस में हैं। हमने ऑलरेडी यूरेका को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। पिरामल एंटरप्राइजेस भी एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक है, आज 2.5% ऊपर है 2124 के पास। अगर आप इसका लास्ट 6 महीने का ग्राफ देखेंगे तो ये 2800 रुपये से करेक्ट हो चुका है, और जबकि सारी पॉजिटिव न्यूज़ अब एक्चुअली मार्केट में आ गई है। ये देखिए, ये आपको 6 महीने का ग्राफ दिखेगा, 20% नीचे है टॉप से। F&O स्टॉक भी है। अभिजीत, आपने इसके ऊपर नज़र डाली है क्या? पिरामल एंटरप्राइजेस के चार्ट्स आप हमारे लिए चेक करके बताएंगे? ये कल बुलिश था और आज भी थोड़ा सा अपटिक दिखा रहा है, लेकिन जब निफ्टी रेजिस्टेंस पे है तो मैं मानता हूँ कि जब तक स्टॉक्स कल के हाई के ऊपर नहीं है, जैसे पिरामल में भी वही दिख रहा है, अगर फिर भी फर्स्ट 5-10 मिनट में बुलिश एक्शन लग रहा है तो इट इज अ बाय ऑन डिप। बट थोड़ा निफ्टी को अगर करेक्ट करना है तो उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद सोचना चाहिए कि कहां पर है लेवल, बिकॉज इफ इट इज वेरी क्लोज टू यस्टरडेज हाई एंड निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया है तो पुल बैक आ सकता है। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली इंडस्ट्री से रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन ऑल टाइम हाई पे चले गए। एशिया की ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, इंडियन रिफाइनर्स को भी उसका बेनिफिट हो सकता है इस आने वाले क्वार्टर में, रिलायंस को बेनिफिट हो सकता है। आपका प्योरली रिफाइनिंग और ऑयल मार्केटिंग के ऊपर क्या व्यू बन रहा है? अब तो थोड़ी सांस में सांस आ गई है इनमें, क्योंकि क्रूड नीचे आ गया, पहले तो बहुत दिक्कत में थे। ऑलराइट, संजीव को हमने लूज कर दिया है। राहुल के पास जाते हैं। राहुल, ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स के चार्ट चेक्स करके बताएं। रिलायंस, देखिए रिलायंस तो एनीवेज जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी तक दिखाई है, राइट अजय जी, देखिए जिस तरीके से अभी तक परफॉर्मेंस दिखाई है, डेफिनेटली मार्केट के जिस तरीके से मूवमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि ये ज़्यादा अपना एक्सपोजर रखती है, जिस तरीके से मूवमेंट्स आ रहे थे काफ़ी वॉलेटाइल थे, बट अब जाके काफ़ी सस्टेनेबल लगता है मुझे। यहाँ पे अपने 50 टेमा से लेके अपने वेटेड मूविंग एवरेज जो कि 89 डेज का मैं पिक करके चलता हूँ, वहाँ से अब अपसाइड मुझे आता हुआ दिख रहा है ऑन दी। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अजय जी यहाँ पे जो रिलायंस है पर्टिकुलरली वो 2430 से लेके 2450 के लेवल को अटेंड करेगा। ऑन दी डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड अभी स्पेस है, जिसमें मुझे लगता है कि 2370 एक इम्पॉर्टेंट इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट लेवल है। तो रिलायंस बहुत ही अभी अच्छा लग रहा है एक शॉर्ट ट्रेड बनाने के लिए भी। और बाकी भी जिस तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वहाँ पे भी थोड़े थोड़े जो सेंटिमेंट्स हैं मुझे अच्छी तरीके से डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में जो हम मंडे से कारोबार चालू करेंगे, वहां से हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ मार्केट के अंदर नजर आ सकता है। रुद्रा के पास भी जाते हैं। रुद्रा, 235 पॉइंट्स और निफ्टी कुल मिला के मेंटेन सा करता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट गैप अप को अभी लूज तो नहीं कर रहा है। आप कैसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनिशियल कुछ मिनट्स में? अजय, इट वॉज इजी टू गो लॉन्ग व्हेन इट वॉज 15700 और शॉर्ट करने के लिए वो 16750 जोन पोजिशनली वॉज वेरी इजी। राइट नाउ फॉर मी ट्रेंड्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड।
And let me tell you, these are times when you have to keep quiet and preserve the profits what you have made on either side. I was just looking at bull and bear case. Bull case, I can see crude prices coming down, FII selling coming down, India relatively outperforming. These are all bull cases. Bear case, inflation is higher, interest rate hikes can come back, Ukraine-Russia news still not over. So for me, right now, at this juncture, market has both lot of bull and bear cases, and it is confusing. These are times to allow fools to trade. Jesse Livermore famously makes this quote. He says, fools trade every day, creating opportunity for genius trader when it comes in future. So for me, this is a no trade zone. Be very stock specific. निफ्टी में अभी लॉन्ग करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है. I'm not saying I'm bearish on Nifty, but I want to see a confirmation where we close above 16,950 to 17,000 zone. 200-day moving average is also coming there. Event risk in terms of Fed meet and what the commentary will come out. I am watching it very closely. And also Russia-Ukraine news every day giving a lot of turns and twists tells me to wait and watch. No trade is also a trade. बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक ना हो आप ट्रेड ना करें. इसका मतलब ये नहीं कि बाज़ार पे व्यू बेरिश है या फिर बुलिश है. कई बार ऐसे मौके आते हैं, जैसे हम भी आपसे हमने खुद ही कह रहे हैं कि कम से कम 15 मिनट बाज़ार को और दो, क्योंकि अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि जहाँ से एकदम से आपको स्पीड से पुल बैक दिखे. बट फिर भी ठीक है, 900 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है. मार्केट जीता तो है पहले 10 मिनट के अंदर. आज इंश्योरेंस वाले शेयर फिर से एक्टिव हैं. आप GIC REC देखें, ICICI लोम्बार्ड, ICICI प्रू, ये सभी के सभी शेयर्स तेज हैं. राहुल, एक बार कोई इसमें ट्रेड ले सकते हैं? जो मैंने 3 शेयर आपके सामने बोले हैं, ICICI प्रू, ICICI लोम्बार्ड और GIC. देखिए ICICI प्रू डेफिनेटली देखिए आज 2% की ऑलरेडी अभी तक चाल दिखा चुका है. ऑन द डाउन साइड जिस तरीके से इसने अभी तक रिकवरी दिखाई है, मैं बात कर रहा हूं उन लेवल्स की जो इसने डाउन ट्रेंड में अभी तक बनाए हैं, और वो करीबन बैठते हैं 430-433 के. वहां से स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, और जिन लेवल्स पे अभी सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे अगर ट्रेड बनाना हो ICICI प्रू के अंदर, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस यानी कि 460 के स्टॉप लॉस के साथ में हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं. ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है जिस तरीके से अभी तक के मूवमेंट्स आए हैं, मुझे लगता है कि 480 के लेवल्स यहाँ पे आपको इमीडिएट बेसिस पे आते हुए देखेंगे. और अगर ये लेवल्स क्रॉस हो गए डिम्पी, तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे एक बड़ी चाल आपको देखने को मिल सकती है, जो कि दोबारा इस स्टॉक को 500 प्लस लेवल्स पे ले जाएगी ICICI प्रू के अंदर. ये हो गया इंश्योरेंस स्टॉक्स पे व्यू. संजीव होता वापस आ गए हमारे साथ. संजीव, इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में लार्जली ये बात फैक्टर्ड इन है कि मार्जिन प्रेशर होगा और रिजल्ट प्रेशर में आएंगे ओवरऑल. कोई ऐसा एरिया है जो आउट परफॉर्म कर सकता है परफॉर्मेंस के हिसाब से? परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे लगता है IT आउट परफॉर्म कर सकता है. फार्मा कैन डिलीवर अ गुड सेट ऑफ नंबर्स, और उसके स्पेशलिटी केमिकल मुझे लगता है कि सरप्राइज करेगा. सम पॉकेट ऑफ स्पेशलिटी केमिकल कैन सरप्राइज दिस क्वार्टर. अपार्ट फ्रॉम दिस मेटल्स एंड कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर, वो तो आउट परफॉर्म करेंगे, बट दैट इज एवरीबॉडी नोज. ये सरप्राइज एलिमेंट मुझे लगता है स्पेशलिटी केमिकल्स कर सकता है क्वार्टर में. ट्रैक करते हैं वहां पे क्लोजली अपने यूनिवर्स में स्पेशलिटी केमिकल में. जी, जो पिक रहेगा हमारा SRF, आरती इंडस्ट्री, अतुल लिमिटेड, तो ये 3 जो है हमारे टॉपिक्स है. टॉपिक्स हो गए. संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स के बारे में. 2 शेयर और हैं जो कि सबका ध्यान खींच रहे हैं. एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता ही है 3000 के लेवल को भी पार कर चुका है BSE. हालांकि इसमें ASM भी अब हो गया है लागू, क्योंकि जिस तरह का प्राइस एक्शन है इसके अंदर, बट उसके बावजूद शेयर रुक नहीं रहा 3%. दूसरा शेयर है, अच्छा इसमें आपको एक अहम खबर बता दूं, TCS के अंदर एक ब्लॉक डील लगी है, और कई ब्लॉक डील्स लगे. इनफैक्ट ये 10 लाख शेयरों के कई सौदे TCS के अंदर लगे हैं. ये 3200 से 3600 का आया हुआ शेयर है. 4500 रुपये का बायबैक है, और डेट्स भी इसके अनाउंस हो चुके हैं. तो TCS पे 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील है. ये शेयर अभी 1.5% ऊपर आके आपको आता हुआ दिख रहा है. खैर, इस बीच संजीव अगर हमारे साथ है तो संजीव, चलते चलते एक शेयर हम जरा TCS के बारे में पता कर लें आपसे. आप हैं हमारे साथ?
नहीं चलिए, संजीव को तुमने थैंक यू करे। राहुल एक बार जरा आप ही चेक कीजिए जरा, पहले टीसीएस के बारे में बताइए, फिर मैं बीएससी और एंजल ब्रोकिंग दोनों के बारे में पता करूंगा। पहले टीसीएस के बारे में बताएं आप। जी डेफिनेटली डिम्पी, देखिए मैंने अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, वहाँ पे इन्फोसिस पे मैंने अपनी राय बताई थी। ऑन दी अदर हैंड टीसीएस को हम देखें तो जिस तरीके से इसने रिकवरी दिखाई है अपने 200 डेमा को क्रॉस करने के बाद में, वो यहाँ पे काफ़ी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा सकती है। बट ऑन दी जिस तरीके के अब मूवमेंट्स आ रहे हैं, अब आने वाले टाइम में ये जिस तरीके से रिजल्ट सीजन भी ओपन होंगे, यहाँ पर डेफिनेटली टीसीएस और इन्फोसिस पूरे ही मार्केट के नज़र में रहेंगे। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल के लेवल्स पे वो करीबन बैठता है 3690 या 3700 के लेवल्स पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली टीसीएस में अपनी एक पोजीशनल बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन दी डाउन साइड मुझे काफ़ी अब लिमिटेड लगता है, पर जिस तरीके के अभी मूवमेंट्स है मार्केट में, मुझे लगता है कि 3625 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली टीसीएस में एक ट्रेड बनाया जा सकता है। ऑन दी अपसाइड 3690 3700 के लेवल्स आ सकते हैं। चलिए एक स्टेप बैक लेते हैं और अभी शिफ्ट करते हैं अपना फोकस थोड़ा फंडामेंटल फैक्टर्स की तरफ। हमारे साथ संदीप टंडन जुड़ रहे हैं। संदीप मैक्रोज और मार्केट्स को ज्वाइन करके डेटा पॉइंट्स को बहुत क्लोजली रीड करते हैं। संदीप गुड मॉर्निंग, और ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट कल ही बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक बड़ा सर्वे किया बहुत सारे फंड मैनेजर्स का, और ये बात निकल के आ रही है कि कैश लेवल जो हैं ग्लोबल फंड मैनेजर्स में ऑलमोस्ट 2008 के लेवल से पहुंच गए हैं, और एक ओवरऑल बेरिशनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी उस फंड मैनेजर सर्वे में शामिल होते तो आपका इस मैटर पे क्या जवाब होता? क्या आपके भी कैश लेवल्स बढ़े हुए होते, या आपको जियोपॉलिटिकल रिस्क एलिवेटेड अभी भी नजर आ रहे हैं? देखिए, हम लोगों का जो अप्रोच है वो पूरा बिहेवियर फाइनेंस पे है। ओके, और अगर हम बिहेवियर एंगल से देखें तो अगर इतना कैश लेवल किसी ने रेस किया है या कंसेंसस बिल्ड हो गई है, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि फियर एलिमेंट बहुत है। ओके, अगर हम अपने जैसे मैंने बात करूं इंडिया का या ग्लोबली, लेट्स से टॉक अबाउट इंडिया, कि ग्लोबल अपना कॉन फियर इंडेक्स अपना जैसे 24 तारीख के आसपास एक बड़ा स्पाइक मारा, फिर 8 मार्च के आसपास भी स्पाइक किया है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि फियर एक लेवल जो इन्विजन के कारण हुआ था वो स्पाइक हो चुका है। तो फियर का पीक तो हम देख चुके हैं, ओके, फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को तो रिवर्स कॉल लेने का लगता है कि जब सब लोग कैश पे हैं तो बाजार नहीं घटेगा। ओके, और 2008 की बात भी करें तो जनवरी 2008 में कैश लेवल हाइस नहीं थे। ओके, वो सितंबर, नवंबर और मार्च 2009 आते आते कैश लेवल लाइफ टाइम हाई पे आ गए थे। तो जनवरी जब पीक आउट हुआ ग्लोबल मार्केट्स, ओके, तो उस समय तो यूएस मार्केट में भी कोई कैश लेवल्स हाई नहीं थे। अगर आप उसका हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखेंगे, जो मुझे याद आता है, तब तो हाई लेवल कैश थे ही नहीं ना। तो एग्जैक्टली रिवर्स, जब तक ये फियर है वो अपने को प्ले करना चाहिए। मैं काफी टाइम से बात करता हूँ कि 2018 से 2023 से एक बहुत वॉलेटाइल फेज रहने वाला है, और इस पर भी मैंने शुरू से बोला है कि 2022 बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा रिलेटिवली 2021 और 2020 के। ओके, तो हमको ये छोटा छोटा वॉलेटिल साइकिल होता है, इसको अगर आप कैपिटलाइज कर पाए तो हम ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, बजाय कि ये घबराएं इतना किया, इतना घट गया, फिर घटने के बाद हम लोग कैश लेवल रेस करते हैं। तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। इनफैक्ट वो गलत हो जाता है कि आप एग्जैक्टली बॉटम में अपना पोजीशंस कैपिचुलेट करते हैं या अपना बुलिश थॉट प्रोसेस कैपिचुलेट करते हैं, और टॉप पे आते आते आप वापस पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट करते हो। तो हम लोग तो उसको ऐसा कॉन्ट्रेरियन कॉल नहीं बोलूंगा, हम लोग के डेटा पॉइंट के हिसाब से बोलूंगा, जब बहुत ज्यादा फियर है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे बीच में बहुत फियर था तो हम लोग ने भी कैश रेस किया था, लेकिन हम लोगों ने काफी हद तक डिप्लॉय कर दिया वो पूरा कैश, क्योंकि फियर एलिमेंट दिख रहा था कि फियर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ जहां पे आपको वापस कॉम्प्लेंसी दिखेगी बाजार के अंदर, तो हम वापस कैश लेवल को रेस करेंगे, तब वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, बजाय कि हम अभी बात करें बाजार घटने के बाद हम कैश लेवल बढ़ाने की बात करें। बुनियादी बात, बहुत बेसिक बात बताई है इन्वेस्टर बिहेवियर को लेके और अपनी अप्रोच के लेके, ये हमारे व्यूअर्स के बहुत काम आएगी, आई एम श्योर। अभी एक आपसे व्यू और लेना चाहेंगे, वो ये है क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आने लगे हैं और उसकी भी थोड़ी रिलीफ आई है ग्लोबली भी और हिंदुस्तान को भी, ऑब्वियसली बिकॉज इतना डिपेंडेंस है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे। बैंक्स एक्टिव हो गए, यील्ड सॉफिन हुई,
ये आपको और थोड़ा पैन आउट होता हुआ नजर आ रहा है ये रिलीफ? क्योंकि एक पॉइंट ये आ रहा है कि वो भी कंसेंसस लॉन्ग हो गया था और 130 से धड़ाम से क्रूड नीचे आया और रिलीफ देने लगा हमारे ओवरऑल मैक्रोज को भी और बैंक्स इन पर्टिकुलर को। इस पे क्या व्यू है आपका? देखिए, हम लोग अगर काफी समय से इसकी बात करते हैं कि 2020 से 2030 का जो फेज होगा उसमें सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रिटर्न्स आएगा। तो कमोडिटी प्राइसेस हम लोग 2020 से बात करते हैं कि 20 से रैली करेंगी, वो रैली हुई वो भी, और वही सबसे बड़ा अपना लिए एक बड़ा रिस्क हो जाता है इन्फ्लेशन के एंगल से। तो अगर हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की बात भी करें तो क्रूड अभी भी एलिवेटेड दिखता है। क्रूड नहीं, पूरे कमोडिटी प्राइसेस, चाहे बेस मेटल हो, चाहे एग्री कमोडिटीज हो, चाहे प्रेशियस मेटल हो, ओके, चाहे इवन क्रूड हो, कोल हो, ये पूरी एक साइकिल जो है ना वो स्ट्रक्चर बोल रहा है। तो हमें इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि कि ये पीक आउट हो गया अभी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल कोविड के कारण चाइना में जो हुआ थोड़ा बहुत डिमांड इम्पैक्ट हुआ तो ऑब्वियसली स्पाइक किया था, तो वो कूल ऑफ हो सकता है। बट हम लोग के दिमाग में काफी क्लैरिटी है कि ये स्ट्रक्चर बुल रन है और जो कुछ समय और लास्ट करेगा। एटलीस्ट क्रूड शायद एक साल और भी एलिवेटेड लेवल्स पे रह सकता है। एग्री प्राइसेस तो काफी हद तक और 7-8 साल का अपना अपमूव बाकी है। तो हम लोगों को उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए कि कि 140 वाला या 130-135 वाला जो बिक गया अभी 100 के नीचे आ गया है ब्रेंट। तो हम लोग का ऐसा व्यू है कि एक साइकिल है जो एलिवेटेड रहने वाली है, ये अप ट्रेंड में है, इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। रादर अपना पोर्टफोलियो उस तरह से स्ट्रक्चरिंग अभी भी करनी चाहिए कि ये मान के चलना चाहिए कि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर रहने वाली है। छोटा मोटा करेक्शन हुआ है बट मेरे को अभी भी लगता है कि ये क्रूड आपको नया हाई वापस दिखाएगा और 2022 में भी दिखाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। बहुत अहम बात बता रहे हैं कि 2022 में फिर से नया हाई क्रूड का बन सकता है। अच्छा, अब क्योंकि अर्निंग्स भी आने वाली है, इन्फोसिस ने भी अपनी डेट दे दी है अर्निंग्स की, तो इस बार की अर्निंग्स पे आपका टेक क्या है? मैं 1 से 2 क्वार्टर भी ले लूँ, क्योंकि अभी आप खुद बता रहे हैं कि हो सकता है क्रूड फिर से नया हाई बना दे, तो क्या मैं पूरे इस साल की अर्निंग्स में मार्जिन्स या इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा देखूंगा बैलेंस शीट्स में ज़्यादातर कंपनीज में? तो सर ये ट्रेंड है जो ग्लोबली स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो इस चीज को हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्वार्टर का फिनोमिना है या 2 क्वार्टर का फिनोमिना है। हम लोग का जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल है उसके हिसाब से हम लोग अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल हमने बोला है 2021 से बड़ा मूव है, तो हमारे हिसाब से तो ये पूरा 2027-28 तक ग्लोबल इन्फ्लेशन विल रिमेन एलिवेटेड और पर्टिकुलरली यूएस इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊपर रहेंगे। तो हमें ये एक स्ट्रक्चर मूव है। प्रॉब्लम किधर है कि हम लोगों ने इतना ज्यादा इंटरेस्ट लो देख लिया, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स देख लिए हैं, तो छोटा मोटा भी इंटरेस्ट रेट्स में मूव आया है तो 0.3 से अगर हम 2% पे आ गए यूएस का तो हम लोग को बहुत बड़ा मूव लगता है। लेकिन हिस्टोरिकली ये नंबर्स तो रहते थे ना, 2-3-4% का इंटरेस्ट रेट्स काफी हद तक यूएस में रहा है, ओके। क्योंकि हमने इतना लो देख लिया तो रिलेटिव बेसिस पे हमको ये सब नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप जो भी पोर्टफोलियो बनाए उसमें ये बैकग्राउंड में रख के चलें कि इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहने वाला है, इंटरेस्ट रेट साइकिल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं वहां पर और वो काफी समय तक रहेगा। तो आपका जो पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन है या स्टॉक का सिलेक्शन है उसमें ये फैक्टर को मान के ही चलना चाहिए कि ये एलिवेटेड रहने वाले हैं, ये टेम्परेरी फेस नहीं है कि 1-2 क्वार्टर का मूव देख लिया। जैसे आप 2 क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो मुझे तो कई सालों का मूव दिखता है। तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो का जो अलाइनमेंट है उसी बैकग्राउंड को मान के है कि ये इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड रहने वाला है और काफी समय तक रहने वाला है। मॉर्निंग संदीप, प्रियंका हियर। ऑफ कोर्स ये इन्फ्लेशन अगर एलिवेटेड रहेगा और ये हेडविंड्स मार्केट्स के लिए रहेंगे, चाहे इंडियन मार्केट्स हो या ग्लोबल मार्केट्स हो, इन्फ्लेशन का खतरा तो ग्लोबली सारे बाजारों पर है। तो ऐसे में इस साल के लिए किस तरह की एक रिटर्न ऑन इंडेक्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंटिसिपेट करनी चाहिए? कितने तैयार रहना चाहिए हमें? जैसे मैंने काफी टाइम भी बोला है कि जो बुल रन का इजी फेज था जो मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था वो सितंबर 2001 में ग्लोबली खत्म हो गया, जिसको हम बोलते हैं इजी फेज ऑफ बुल रन, वो खत्म हो चुका है। हम लोग इंडिया में अभी भी बुल रन में हैं लेकिन डिफिकल्ट फेज के बुल रन में है। तो ऑब्वियसली रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन 2020 और 2021 कैलेंडर ईयर के रिलेटिवली हमको काफी मिनिमाइज करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। अगर आप मनी फ्लो के हिसाब से देखें, सेक्टर रोटेशन अगर आप अच्छे से कर पाए तो यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट ही खराब हो जाएगा,
सारे स्टॉक्स गिर जाएंगे। ऐसा कोई फेज नहीं है कि 2008 का जैसे लोग फियर समझाते हैं कि 2008 जैसा क्रैश हो जाएगा, उस तरह का टॉप बन गया है। तो हम लोग के डेटा पॉइंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है इंडिया को लेके। ये इजी फेज खत्म हो गया, डिफिकल्ट फेज है, लेकिन अगर हम स्टॉक और सेक्टर अच्छे से रोटेट कर पाए, अच्छे से उनको आइडेंटिफाई कर पाए, जो इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकें, हायर इंटरेस्ट रेट को फैक्टर कर सके हैं, तो उस तरह का चीजें अगर हम लोग प्ले करें, ओके, जैसे आज भी लोग कमोडिटीज लेने से घबराते हैं, ओके, सब लोगों के पोर्टफोलियो में 1-2% ही कमोडिटीज होता है। तो अगर इस पे हम लोग वेटेज मेंटेन कर पाएंगे तो एक हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, तो आपके पोर्टफोलियो में एक लार्जर पोर्शन, ट्रेडिंग के एंगल से नहीं मैं बोलूंगा, स्ट्रक्चर एंगल से बोलूंगा, कि एनर्जी स्टॉक्स अगर आप देखें या कोई भी चीज जिससे क्रूड और एनर्जी से रिलेटेड डायरेक्टली लिंक्ड है, और कमोडिटीज इन जनरल, चाहे वो एग्री कमोडिटीज हो, चाहे शुगर हो, उस तरह के कमोडिटीज में आपको डायरेक्टली प्ले नहीं कर सकते, तो आप स्टॉक के थ्रू प्ले करिए। बट वो एक बैकग्राउंड में हमको रख के चलना है कि ये एलिवेटेड रहने वाला है, तो हमको प्लानिंग उस हिसाब से करनी है और हमें रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन ठीक है, 2020-21 जितने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, अगर हम इसको प्ले करें तो यहाँ भी पॉजिटिव अल्फा जनरेट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। लास्ट 2-3 हफ्तों का जो पीक फियर टाइम था, जब आपके मॉडल बता रहे थे कि फियर एकदम ज़बरदस्त एलिवेटेड है, आपने उस टाइम को किस तरह यूटिलाइज किया? आपने कुछ पोजीशंस बनाई, कुछ एरियाज में आपने बिल्ड किया? अगर आप कुछ शेयर कर सकें कि कहाँ पे आपने पोजीशन अपनी बिल्ड की अपॉर्चुनिस्टिक? जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलते हैं कि जैसे अभी कि जब बजट आया था, बजट के प्री बजट लोगों को कंसर्न था, पोस्ट बजट एक यूफोरिया सा थोड़ा सा बिल्ड हुआ, तो वहाँ हम लोगों ने अपने फंड में थोड़ा सा कैश रेज किया था, 8 से 15% के बीच में हमने कैश रेज किया था। वो कैश को हमने डिप्लॉय किया ये फियर के फेज के अंदर। एग्जैक्टली तो कोई भी टाइम नहीं कर सकता है कि हम लोग एग्जैक्टली बॉटम पे आइडेंटिफाई करें और एग्जैक्टली बॉटम पे बेचें, तो वो एक फेज होता है। ये फेज की अपॉर्चुनिटी थी जहां फियर इंडेक्स बहुत हाई था, कैपिचुलेटिव मूव हुए बहुत सारे स्टॉक में, तो उन लोग उस समय को हमने ऑप्टिमाइज किया है अपने पोर्टफोलियो के लिए। जो स्टॉक्स हमको अच्छे लगते हैं या सेक्टर अच्छे लगते हैं, उनको हमने एक्चुअली अपना एक्सपोजर, जैसे फाइनेंशियल्स काफी करेक्ट हुए थे, वो फेज में हमने फाइनेंशियल स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में एक्सपोजर बढ़ाया है। संदीप, पूरे मार्केट में जिसने सबसे ज़्यादा शेक किया ना, वो है न्यू एज कंपनीज, चाहे पेटीएम हो, नायका, अब जोमेटो पे भी कल खबर आई, हालांकि आज ज़रा टूटा नहीं बल्कि उल्टा पॉजिटिव हुआ। इस पे कोई स्टांस है आपका? अब आपको लग रहा है कि इनमें वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन की तरफ बढ़ रही है, भले वो 50% 60% के बाद आ गई हो? अभी ये सब कंपनियां कैश फ्लो जनरेट नहीं करती हैं, तो उसको बहुत डिफिकल्ट होगा कि ये फेयर वैल्यू पे आ रहे हैं। बहुत रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर मैं आपको बिग पिक्चर की बात करूं, जैसे हम लोग इन सबको कैसे मेजर करते हैं, तो हम लोग परसेप्शन एनालिटिक्स के मेजर करते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि सितंबर 2021 में ग्लोबली परसेप्शन इंडेक्स टेक्नोलॉजी स्टॉक और न्यू एज कंपनीज का मल्टी डेकेड हाई पे था। ओके, अगर हम परसेप्शन एनालिटिक्स के एंगल से देखें, इसका मतलब इनका वैल्यूएशन मल्टीपल जो था वो लाइफ टाइम हाई या मल्टी डेकेड हाई पे था। ओके, वहां से इनको करेक्ट होना है। सो जो मोस्ट एडमायर कैटेगरी में सब स्टॉक ट्रेड कर रहे थे, अभी भी निगलेक्टेड टेरिटरी में तो पहुंचे ही नहीं है। तो ये सब में स्टॉक्स में तो बड़ा करेक्शन अभी भी दिखता है। मेरे को ऐसा लगता है ग्लोबली ये शुरुआत है। कभी भी कोई स्टॉक या कोई सेक्टर वर्टिकल फॉल नहीं आता है, ओके, लीनियर मूव्स नहीं मिलेंगे आपको, तो इसमें करेक्शन मिलेगा, अपमूव भी मिलेगा। बट लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के एंगल से मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है इस सब सेक्टर का पीक हो चुका है फ्रॉम अ वैल्यूएशन मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू। से एक व्यू लेना चाहूंगा फार्मा और आईटी पे, जो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं स्टॉक वाइज भी। सिप्लाज ऑफ द वर्ल्ड, सन फार्मा ऑफ द वर्ल्ड, ज़बरदस्त ग्रोथ आ रहे हैं। और आईटी स्टॉक्स तो वाकई में जायरेशंस के बावजूद भी कमेंट्री और बिजनेस मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। वो आपके पोर्टफोलियो में कहाँ फिट बैठते हैं इस तरह के जनरली डिफेंसिव सेक्टर जिन्हें माना गया है? तो जैसे हमने आपको बोला सितंबर अक्टूबर में हम लोगों ने प्रून डाउन कर दिया था, तो आईटी सेक्टर अभी हमारे लिए कोर पोर्टफोलियो में नहीं आते हैं। आईटी को हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के एंगल से देखते हैं, स्ट्रैटेजिक पोजीशन के एंगल से देखते हैं। अभी से काफी हद तक बीच में आईटी स्टॉक्स में भी करेक्ट हुआ था, थोड़ा सा हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ओके, प्योरली फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव कि ये हमको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोलैप्स हुआ था इन सब स्टॉक्स में, तो एक अपॉर्चुनिटी थी। बट इनको मैं कोर होल्डिंग पोर्टफोलियो के एंगल से नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ग्लोबली कि आईटी स्टॉक्स का
एक परसेप्शन पीक आउट हुआ है, मल्टीपल पीक आउट हुए हैं, तो ये सब स्टॉक्स अभी आउट परफॉर्मेंस कैटेगरी में नहीं आएंगे, मार्केट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में होंगे, और कुछ स्टॉक्स अंडर परफॉर्मर कैटेगरी में भी आएंगे। अब फार्मा का अगर हम बात करें तो फार्मा का जैसे सितंबर 2019 के आसपास से इसमें एक अप मूव स्टार्ट हुआ था, ओके, वो कहीं कहीं सितंबर 20 के आते आते एक पीक आउट हुआ है। फार्मा स्टॉक्स ज्यादा अच्छा लगता है, कंसोलिडेट कर रहे हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कोरोना के बाद नंबर्स को लेके, ओके, तो आई थिंक ये सेक्टर है जो कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अगर हम रिलेटिव कॉल देखें कि फार्मा लेना है कि आईटी लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के मॉडल बोलते हैं कि फार्मा में निबलिंग करनी चाहिए, फार्मा कुड बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर 2022। ऑलराइट, तो फार्मा अच्छा सेक्टर लगता है संदीप को यहाँ पर, और भी तमाम व्यूज अपने उन्होंने शेयर किए हमसे। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो टुडे। और चलिए एक बार फिर से बाजार पर रुक कर लेते हैं कि हम देख रहे हैं जो तेजी है वो अब तक तो मोमेंटम सस्टेन्ड है, और कई सारे आप डेरिवेटिव स्पेस में देखेंगे, जो मिड कैप स्पेस है भी आपको कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट शॉर्ट्स तेजी से कवर हो रहे हैं। कुछ स्टॉक्स पर राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारा पैनल पूरा तैयार है। हमारे साथ रुद्रा है, राहुल है, अभिजीत फाटक भी है हमारे साथ। रुद्रा, डिक्सन को कैसे आप देख रहे हैं? इसमें बहुत तेजी से शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो लॉकडाउन इंडिया को, मेक इन इंडिया का एक सेंटिमेंटल इफेक्ट भी इससे मिल जाता है जब हम देखते हैं कि आसपास लॉकडाउन की खबरें होती हैं दूसरे कंट्रीज में, या वहां पर रिस्ट्रिक्शंस की खबरें होती हैं। आप कैसे देख रहे हैं डिक्सन? ट्रेडिंग के लिहाज से कैसा दिख रहा है ये स्टॉक? फिलहाल 6% तो तेज है ऑलरेडी। या प्रियंका, डिक्सन टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली लुक स्ट्रॉन्ग, और ये कंसोलिडेशन पैटर्न से बाहर आ रही है, और ब्रेकआउट का लेवल से 4455, एंड टुडे इट इज breaking above 4450, and it is also trading above its 20-day moving average. For short term looks very, very positive, and this stock can further go up and test levels closer to 5,000. So I will be a buyer in Dickson Technology. Buy it in piecemeal, 50% you can buy it right now, because breakout is already there above 4,450 to 60 zones, and I will be a buyer for a target of 5,000 on Dickson Technology, and any dip to 4,200 will be a better एंट्री लेवल। सो अभी 50% इधर ही क्वांटिटी बाय करता हूं, और अनदर 50% आई ट्राई टू बाय इट क्लोजर टू 4,200, लुकिंग फॉर टारगेट्स ऑफ 5,000। लुक्स वेरी 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 स्ट्रांग ऑन चार्ट। आज जो इंश्योरेंसेस कंपनीज चल रहे हैं उसमें खबर अब ये भी है कि 1 अप्रैल से वो अपने जो प्रीमियम्स हैं उसके दाम बढ़ा सकती हैं। इसलिए आप चाहे आप लाइफ इंश्योरेंसेस कंपनीज हो या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, वो सभी अच्छे दिख पा रहे हैं। GIC, LIC, लोम्बार्ड, SBI लाइफ भी इनफैक्ट आज 2-2.5% ऊपर है। ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज पे 1 तारीख से अगर प्रीमियम बढ़ते हैं तो इनके लिए तो खैर अच्छा ही है, ये सभी शेयर ऊपर हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, एक शेयर और है यूनाइटेड स्पिरिट्स। आज सुबह 1% ऊपर खुला था, अब 3% है। हमने कहा भी था कि होली आ रही, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये शेयर आज और कल के लिए बिल्कुल फ्लेवर में रहने वाला शेयर है। अभिजीत, यूनाइटेड स्पिरिट्स ये ट्रेडिंग कॉल है, मैं आज के लिए 1% और कल के लिए 2-2.5% क्या मिल सकते हैं? 5% का टोटल ट्रेड लेना चाहता हूँ यूनाइटेड स्पिरिट्स में, मिल जाएगा? यूनाइटेड स्पिरिट्स चार्ट बुलिश है, और इट कैन 930 तक जा सकता है फ्यूचर्स में। 930 स्टॉप लॉस शुड भी, आज का जो लो है मॉर्निंग का वो टारगेट 930 तक मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम शामिल करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट को। दीवान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। नीरज दीवान हमारे ओवरऑल नई प्रोग्रामिंग के पार्ट हैं, फंडामेंटल्स पे वो हमारे साथ हफ्ते में कुछ दिन जोड़ा करेंगे और अपने चॉइसेस ऑफ स्टॉक पिक्स शेयर किया करेंगे। दीवान साहब गुड मॉर्निंग। दीवान के दबंग शेयर, ये हमने आपका शीर्षक रखा है आपके सेगमेंट का। तो पहले दीवान साहब ये बताइए, मैं जानता हूँ आप मिड कैप स्मॉल कैप बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं, आप कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक शेयर करेंगे, लेकिन एक व्यू दे दीजिए, क्या पीक ऑफ पेसिमिज्म हमारे पीछे है? इज इट वर्स्ट ओवर? आपके हिसाब से बॉटम बन गया है? या गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू मुझे इस प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए। मेरे हिसाब से जिस तरह की फॉल मार्केट में देखने को मिली थी यूक्रेन रशिया के झगड़े के कारण, आई थिंक वो जो एक बॉटम बना था वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बन गया है। मुझे लगता नहीं कि मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनसाइड है इस लेवल से, पर मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर मार्केट एक टाइम करेक्शन कर सकती है, कंसोलिडेशन कर सकती है। अभी जो हम देख रहे थे एक बाउंस बैक देख रहे थे, जो हमने फिर कल सेल ऑफ देखा, फिर आज थोड़ा बाउंस कर रही है मार्केट। आई थिंक ये बाउंस बैक लगता है ये जब तक
किसी थोड़ा ऊंचा जाके वहां पे कंसोलिडेट नहीं करेगा तब तक और ऊपर की चाल देखना मुश्किल है अभी। पर अभी से लेके आई थिंक नेक्स्ट 2-3 महीने मार्केट में थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है, बिकॉज एक तरह के काफी ज्यादा करेक्शन आई थी तो काफी लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो धीरे धीरे मार्केट में दोबारा मोमेंटम बनता है और लोग वापस आते हैं, और आई थिंक वो थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। ओके नीरज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगने वाला है तो ये सेक्टोरल चर्निंग होगी, तो इसमें लीडर कौन साबित होने वाला है और थोड़ा पीछे कौन रहेगा? मुझे लगता है जो इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक है, बिकॉज हमारे लिए एक सबसे बड़ी चीज है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, हमारी जीडीपी ग्रोथ। वहाँ हमने कुछ ग्रीन शूट जरूर देखते हमको दिखे थे। हमने देखा था जैसे कमर्शियल व्हीकल्स में भी अच्छे नंबर आ रहे थे मंथ ऑन मंथ। हमने देखा, अब जब हम कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी से बात करते हैं, पहले बोल रहे थे कि मीडियम व्हीकल्स में अच्छी डिमांड है, वो कैसे हैवी व्हीकल में भी डिमांड बढ़ रही है। तो जो इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स है आई थिंक वो लीडर्स रह सकते हैं इस अगली रैली के, जो मुझे लगता है कि अब से लेके नेक्स्ट कम से कम 9 महीने साल चलनी चाहिए। उसके बाद आई थिंक इंटरेस्ट रेट किस लेवल पे पहुंचते हैं, कितनी तेजी से बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, उससे फिर आगे का मूवमेंट देखने को समझ आएगी। बिल्कुल ना। तो नीरज, आपके ऐसे में आपकी क्या होंगी ट्रेडिंग पिक्स? आपके दबंग शेयर कौन से होंगे? बेसिकली मैंने अभी अपने पहले पिक के लिए सबसे ब्लू चिप स्टॉक को चुना है, HDFC लिमिटेड, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि ब्लू चिप स्टॉक्स लिए, बट ब्लू चिप स्टॉक्स को लेना एक सही प्राइस पे लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप ऊपर के दामों में ले लेंगे तो फिर वो आपको काफी देर तक रिटर्न नहीं देगा। HDFC लिमिटेड अगर आप देखें तो 3000 के ऊपर का रेट था इसका, वो करेक्ट होके अभी भी 2270 2300 के रेट पे चल रहा है, तो काफी करेक्ट कर गया 700 रुपए, मतलब मोर देन 20% ऊपर से करेक्शन हो गई है। तो मुझे लगता है कि अच्छा टाइम है HDFC लिमिटेड को लेने का। एक तो इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये ब्लू चिप स्टॉक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में टॉप मोस्ट शेयर है। इसका लिक्विडिटी क्राइसिस जब हुआ था 2018, वहां से लेके अभी तक इन्होंने अपना 200 बेसिस पॉइंट मार्केट शेयर बढ़ाया है, बिकॉज लोगों को बड़े कंपनी से डील करना अब ज्यादा सेफ लगता है, तो उसकी वजह से इसको फायदा हुआ है। इसने लास्ट 3 साल में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है, और इसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी बहुत सॉलिड है। अगर आप देखें तो इसकी टियर 1 कैपिटल 21.7% है, क्योंकि ये अपने डिपॉजिट लेते हैं। 32% इनका जो प्रोपोर्शन है वो डिपॉजिट अपने डिपॉजिट से है, तो एक बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनकी। अब इनकी बिकॉज इन्होंने अपने 83% जो लोन की सोर्सिंग करते हैं वो खुद करते हैं, तो इसलिए इनका कॉस्ट भी काफी कम पड़ता है। इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत ही लोएस्ट है, इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे लोएस्ट में 7.7% है, तो उस हिसाब से इनकी कॉस्ट भी बहुत कम है। हाँ, एक Q1 ऑफ दिस ईयर और Q3 में थोड़ा ग्रॉस एनपी बढ़ा था बिकॉज ऑफ द कोविड बैकलॉग, तो वो दिसंबर में लगता है पीक कर गया, और उसके बाद कलेक्शन इवन इंडिविजुअल की भी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, और होलसेल मार्केट में भी बिकॉज फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं तो वहां भी थोड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो वर्स्ट जो एक पीरियड आया था, क्योंकि इनका कभी भी ग्रॉस एनपी 1% से ज्यादा नहीं रहा। ये 2 क्वार्टर में जरूर 1.3 1.4 गया था, आई थिंक वो टेम्पररी था बिकॉज ऑफ कोविड, which will start coming back to less than 1% the next couple of quarters. इसके अलावा इसकी जो ग्रुप कंपनीज है जिसमें इसका स्टेक है, HDFC बैंक हो गया, HDFC लाइफ, HDFC AMC, HDFC अर्गो, उसी से अगर आप खाली उनकी वैल्यू देखें, एक होल्डिंग कंपनी 25-30% डिस्काउंट देने के बाद भी 1200 से 1400 रुपए, तो उसी की वजह से इसमें वैल्यू आती है। और इसकी अपनी ये हमेशा ये शेयर अपनी बुक वैल्यू से 4.2 टाइम चलता है, इस वक्त ये 3.2 टाइम चल रहा है, तो इसकी अपनी वैल्यू हमारे हिसाब से कम 2100-2200 होनी चाहिए। और अगर आप इसको दूसरी ग्रुप कंपनी की वैल्यू भी जोड़ें तो यहाँ से अच्छा एक अपसाइड मिल सकता है इन्वेस्टर के लिए। आई थिंक इसको यहाँ से इन्वेस्ट करें फॉर 1 to 2 years एंड आपको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। हाँ, एक मैं इसमें जो रिस्क यही है कि बिकॉज FIs की सेलिंग जो इतनी हुई है जिसकी वजह से स्टॉक भी करेक्ट हुआ है, अगर वो बहुत कंटिन्यू करती है तो थोड़ा डाउनसाइड रिस्क यहाँ से मुझे लगता है 5 से 10% का हो सकता है, बट अपसाइड एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आप इसको 1-1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बढ़िया। ये स्टॉक तो बहुत डिस्कस होता है, बट इस तरह से जो आपने समझाया है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाया है। स्पेशली ये बैंक की तरह लो कॉस्ट डिपॉजिट जो जमा कर लेता है वो आई थिंक इसकी सीक्रेट सॉस है अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री।
नीरज, दूसरा स्टॉक आपका कौन सा होगा HDFC लिमिटेड के बाद आज शेयर करने के लिए? बेसिकली रेडिंगटन एक और स्टॉक है। रेडिंगटन जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो मोबाइल फोन, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस उनको डिस्ट्रीब्यूशन करती है। वो इंडिया के अलावा अफ्रीका और अदर कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। उसका बिकॉज ऑफ ये चिप शॉर्टेज की वजह से लेटली मोबिलिटी में थोड़ा सा उसका ग्रोथ कम हुआ था, बट एंटरप्राइज सोल्यूशन में ग्रोथ अच्छा हो रहा है। तो मोबिलिटी में जो उसका जो डिग्रोथ हुआ था वो मुझे लगता है कि आगे चलते हुए चिप शॉर्टेज जैसे जैसे ठीक होगी वो इम्प्रूव होगा, पर उसके चलते हुए जो एंटरप्राइज सोल्यूशन में इसको अच्छा एक जो पेंटअप डिमांड थी वहां पे, उसकी वजह से अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, उनसे इसके मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो एक वहां के मार्जिन इंप्रूव होंगे, प्लस इन्होंने क्या एक सोलर प्रोडक्ट्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी है जो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स से लेकर वो इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा बिकॉज इनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रोडक्ट, इनके 200 से ज्यादा अपने वेयर हाउसेज हैं, तो उन्होंने एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का भी काम शुरू कर दिया है जहां पे ये फोकस कर रहे हैं क्योंकि मार्जिन बेटर है और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इनके पास है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलते हुए इनको उसका फायदा होगा। तो ये सब को देखते हुए इनकी जो रिटर्न रेशियोज है बहुत स्ट्रांग है, ये 30% प्लस रिटर्न रेशियोज है। मार्जिन इतने ज्यादा नहीं है, बट बिकॉज इनकी ग्रोथ है और इनके मार्जिन जो मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी उससे इनका रिटर्न रेशियोज और इंप्रूव होगी। तो रेडिंगटन एक ऐसा शेयर है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा फॉर एन इन्वेस्टर। राइट, ऑल राइट देवान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और अपने स्टॉक शेयर करने के लिए। ये हैं देवान साहब के दबंग शेयर, रेडिंगटन और HDFC लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं और सौमित सरकार के पास जाते हैं एक क्विक राउंड अप लेने के लिए, 1-2 मिनट के बाद जाएंगे। उससे पहले हम अभिजीत जी के पास जाते हैं। देखिए, ये इस समय इंडेक्स तो मेंटेन किया हुआ है, गेन्स ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए बाजारों के लिए और हम 250 पॉइंट के गेन की बात कर रहे हैं। 17,000 से सिर्फ 60-70 पॉइंट हम दूर हैं निफ्टी पे। क्या लग रहा है अभिजीत साहब, लग रहा है कि ये कंटिन्यू करेगा? कुछ इंडिविजुअल ट्रेडिंग आइडियाज आपके स्क्रीन थ्रो अप कर रहे हैं क्या? इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इतना गैप अप के बाद अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हुए और लेवल ठीक है 30-40 पॉइंट का ही फॉल आया है। मेन बात यह है कि 16,900 का पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिवली हुआ है। अगर ये ऐसा ही रहा तो देन मे बी 16,970 कैन बी क्रॉस। जो सुबह का हाई था वो 963 था, तो 16,900 का पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है वो कल के मुकाबले बहुत सडनली इंक्रीज हुआ है, which means a support is being base is being created at 6,900. So on any dip अगर 16,900 का पुट ओपन इंटरेस्ट में ऐसा ही रहा और उसमें कवरिंग नहीं हुआ तो फिर मार्केट निफ्टी कैन गो अप लेटर। अमित के पास चलते हैं, क्या ट्रेडिंग एक्शन वो रिकैप कर रहे हैं हमारे लिए। सौमित बताइए, गुड मॉर्निंग। अगर हम बात करते हैं तो रेन ब्रेक लाइनिंग में अच्छा खासा फोकस देखने को मिल रहा। महाराष्ट्र सीमलेस और GN एक्सेल्स, ये तीनों स्टॉक्स में अच्छे खासे गेंस देखने को मिल रहे हैं क्योंकि प्रमोटर जो है इस तीनों कंपनीज में अपने स्टेक बढ़ाए जा रही है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं शॉपर स्टॉक्स में गेंस देख रही है क्योंकि जो कंपनी ने एक एनालिस्ट मीट किया था और वहाँ की जो की टेक अवे थे उसमें जो इम्पोर्टेंट टेक अवे था वो ये था कि मार्च महीने में अगर हम देखते हैं तो जो रेवेन्यू है वो प्री कोविड लेवल को सरपास कर चुका है और इसी दम पे हमें थोड़े बहुत पॉजिटिव ट्रैक्शन इस स्टॉक में दिख रहा है। उसके अलावा जोमेटो की अगर हम बात करें तो ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी स्टॉक की, बट अभी लगभग फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेडिंग चल रहा है स्टॉक में क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया था कि उन्होंने ब्लिंकिट में और $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। अब स्ट्रीट का ऐसा मानना है कि आगे जाके शायद ही ब्लिंकिट का मर्जर हो सकता है जोमेटो में, जिसके कारण जो कैश बर्न है वो जोमेटो का ज़्यादा हो सकता है। तो ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रहा है जोमेटो में, भले ही अभी थोड़ा बहुत ग्रीन में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इंडिगो और स्पाइसजेट की अगर बात करें तो नेगेटिव न्यूज़ आई थी कि ETF के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं, बट ये प्राइसेस मार्च 16 से सिर्फ मार्च 31 तक एप्लीकेबल हो गए और आगे जाके प्राइसेस कम हो सकते हैं क्योंकि क्रूड के प्राइसेस कम हो चुके हैं। और उसी दम पे अगर हम एक और पॉजिटिव न्यूज़ जो देखते हैं एविएशन स्टॉक्स के सामने अगर हम देखें तो वो ये है कि टिकट प्राइसेस जो है उसमें बहुत बड़ी हाइक कर दिया, अराउंड 50 to 160% का हाइक हमें देखने को मिला है पीक हॉलीडे सीजन के। इसी दम पे हमें गेंस देखने को मिल रहे हैं इंडिगो और स्पाइसजेट दोनों ही स्टॉक में। हेरनबाई इंडस्ट्रीज ये स्टॉक भी फोकस में रखिएगा। आज भले ही फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड चल रहा है बट कल ये स्टॉक अराउंड 10% ऊपर था। कंपनी ने काफ़ी सारे एनालिस्ट के साथ कल मीटिंग
मीटिंग की थी अपने प्लान पे, और आज भी करीब 8 से 10 एनालिस्ट के साथ मीटिंग है कंपनी की, तो ये स्टॉक भी फोकस में रखेगा। और सीमेंट स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि IFL का जो मिड मार्च का चैनल चेक हुआ है, सीमेंट चैनल चेक, डीलर चैनल चेक, वो उसमें उनका जो अपडेट है वो ये है कि जो प्राइसेस है सीमेंट के वो भले ही फ्लैट रहे हैं फरवरी मंथ से, बट जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो सीमेंट स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे इस नोट के दम पे।